फिर वो ब्रह्म राक्षस वहीं नहीं रुका, उसके कुछ टाइम बाद वो जो कुम्हार था, वो उसकी बीवी, वो दोनों ही मारे गए। उनके पेट बीच में से फाड़ दिए थे किसी ने, जैसे ही बहुत ही गुस्से में फाड़े। फिर बाबा ने बताया कि वो जो साया जो खड़ा दिखाई देती थी, परछाई घर के बाहर दिखाई देती थी, वो उस मटके वाला भूत था जो मटके से तुम्हारे इसके पीछे लगा था। लेकिन वो डर के मारे अंदर नहीं आ पाता था, तो घर के अंदर डाकिनी बैठी हुई थी। डाकिनी तो उसको खा जाती तुरंत, डाकिनी से तो बहुत कमजोर था वो। बाबा ने बोला कि बात अभी भी अधूरी है, तूने अभी भी पूरी बात नहीं बताई। फिर उस लड़के ने जो है सर झुका के शर्मिंदगी से उनको बताया कि जो औरत मेरे को घर में दिखाई देती थी वो बहुत सुंदर औरत थी, वो जो है बीच बीच में मेरे पास आती थी रात में और मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाती थी। तब उस बाबा ने बोला उसको कि अरे बेवकूफ़, वो तेरे साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाती थी, वो तेरे साथ सौदा करती थी, तेरे घर वालों की ज़िंदगी का। जब उसने पहली बार तेरे से फिजिकल रिलेशन बनाया, तब उसने सबसे पहले बलि ली उस भूत की जो बाहर खड़ा होता था। फिर दूसरी बार जब उसने रिलेशन बनाया, तब उसने तेरी माँ की बलि ली। तीसरी बार उसने तेरे बाप की बलि ली और चौथी बार उसने तेरे भाई की बलि ली। जो हमारे कर्म होते हैं, कर्मा जिसे कहते हैं, वो कहीं ना कहीं तो हमारी हेल्प करते ही हैं। कर्मा वाली थ्योरी मुझे ठीक नहीं लगती कि अच्छे कर्मों से कुछ अच्छा होता है। ऐसा बहुत देखा है हमने, अच्छे अच्छे काम करने वाले लोगों के साथ भी बहुत बुरा होता है। हेलो प्रवीण भाई, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ विकास, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। एंड भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द सेट्स ऑफ द यंग पॉडकास्ट। थैंक यू विकास, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो पे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच भाई। भाई, मैं ना आपको काफ़ी टाइम से जानता हूँ और आपको फॉलो भी करता हूँ। मैंने देखा है कि आपका जो कंटेंट है ना, वो हॉरर स्टोरीज पर ही बेस्ड है पूरा कम्प्लीटली। क्योंकि मैं भी सेम ही नीच में, आप कह सकते हो, काम कर रहा हूँ। काफ़ी हॉरर पॉडकास्ट मैंने किए हैं, लेकिन फिर भी ना हमेशा एक चीज़ मेरे दिमाग में रहती है कि क्या भूत सच में होते हैं? देखो विकास, भूत सच में होते हैं, इसका जवाब तो यूँ लगा लो कि ये पूछना तो ऐसा हो गया कि क्या इस दुनिया में इंसान होते हैं। इंसान तो होते हैं ना, ऑब्वियस सी बात है। उसी तरह भूत भी होते हैं। वो अलग बात है कि हमारी देखने की एक जो लिमिट है वो उनको नहीं देख पाती, लेकिन भूत होते हैं। और सिर्फ भूत नहीं होते, आप यकीन नहीं मानोगे कि इस दुनिया में इतनी तरह की एंटिटीज होती हैं। इंडिया में तो भूत प्रेत चुड़ैल वगैरह तक ही लिमिटेड है लोग, लेकिन इनके अलावा भी पता नहीं दुनिया में किस किस तरह की एंटिटीज हैं। बहुत कुछ होता है इस दुनिया में, ये मैं आपको बता सकता हूँ। तो आप इन सब के बारे में कैसे इंटरेस्टेड हुए? क्या आपके दिमाग में आइडिया आया कि आप हॉरर पॉडकास्ट, हॉरर कंटेंट की तरफ जाएंगे? आपके साथ पर्सनली कुछ ऐसा हुआ है? एक्चुअली ऐसा कुछ तो नहीं हुआ था, मतलब ऐसा बहुत स्केरी तो नहीं हुआ था। एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था जब मैं छोटा था स्कूल के दिनों में, लेकिन उसकी वजह से मैं इस लाइन में नहीं आया था। इस लाइन में तो सच बताऊं तो मैं इसलिए आया था कि जस्ट बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी यूट्यूबर। मैं यूट्यूब पे कुछ करना चाहता था, और उन दिनों जो है मैं इंग्लिश की स्टोरीज सुना करता था, हॉरर स्टोरीज। हिंदी में तो ऐसी कुछ खास थी नहीं उस टाइम पे स्टोरीज, 6 साल पहले जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट करा था। लेकिन इंग्लिश स्टोरीज में मेरे को इतने अच्छे इतने इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स पता लगे कि मतलब जैसे हमारे इंडिया में तो सब भूत प्रेतों की बातें करते हैं, इसके अलावा कुछ किसी के पास नहीं है। लेकिन वहाँ पे जो इतने तरह तरह के इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन्स और जंगलों के बारे में पता नहीं ऐसे ऐसी चीज़ें थी, एलियंस और ये सब। तो मुझे लगा कि इंडियन ऑडियंस के सामने भी ये सब बातें जो हैं लेकर आनी चाहिए। तो यही सोचकर जो है मैंने सोचा कि चैनल स्टार्ट करते हैं। और भूतों की स्टोरीज तो मैं लाता ही हूँ अपने चैनल पे, और स्टार्टिंग में मैं लेकर भी आया था। लेकिन जो मेरा स्टार्टिंग में मेन फोकस था वो था उस तरह की स्टोरीज लेकर आना जो कि कोई कवर नहीं कर रहा, जो कि इंडिया में कभी कोई लेकर ही नहीं आया था। और व्यूवर्स ने उनको बहुत पसंद किया। इनफैक्ट मेरे चैनल का जो सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला वीडियो है वही है जो कि अमेरिका के जंगलों के ऊपर बेस्ड है। लेकिन वो एक अलग टॉपिक है। आज हम कोशिश करेंगे भूत प्रेतों की बातें करें क्योंकि इंडियन ऑडियंस को ये ज़्यादा पसंद आता है। जी भाई, अब हम आपके कंटेंट पे आते हैं जो आप यूट्यूब पे शेयर करते हैं। उनमें से मैं चाहूँगा कोई ऐसी कुछ खास स्टोरी हो जो आप सोचते हो कि नहीं भाई, ये तो तगड़ी स्टोरी है, ये तगड़ा इंसिडेंट है, वो आप शेयर कर सकते हैं। वैसे देखो विकास, मैं सच बताऊं तो मैं आपको बताऊं, मेरे चैनल पे मैं आज तक 400 प्लस वीडियोस डाल चुका हूं। और हर एक वीडियो में मैं कम से कम 5, 6, 7, 8 स्टोरीज तक सुनाता हूं।
तो कहने का मतलब कि मैं अपने चैनल पर आज तक हज़ारों रियल इंसिडेंट्स जो है दुनिया तक पहुंचा चुका हूं। और हालांकि सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ रियल स्टोरीज ही डालता हूं, मैं फिक्शन स्टोरीज भी डालता हूं, बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग फिक्शन स्टोरीज भी डालता हूं। लेकिन मैं बता देता हूं व्यूवर्स को स्टोरी सुनाने से पहले कि ये रियल है और ये फिक्शन है, जिससे कि उनको उसी हिसाब से वो उसको देखें। बाकी अच्छी स्टोरीज की बात करूं तो देखो, एज ए ऑडियंस हमें सुनने में मज़ा आया उन स्टोरीज को, लेकिन जिनके ऊपर बीतती है उनके साथ तो बहुत क्या कहें, बहुत बुरा होता है वो सब। बाकी कुछ स्टोरीज हैं जो मैं आज आपको बताता हूँ। जी भाई। बहुत ही अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं। अब सबसे पहली स्टोरी एक पर्सनल स्टोरी जो मैं आपको बताता हूँ, एक स्टोरी जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती है। करीब 1 साल पहले मेरे एक व्यूवर ने भेजी थी हिमाचल प्रदेश से। तो हिमाचल प्रदेश आप जानते होंगे कि ऐसा स्टेट है जो कि पहाड़ों और जंगलों से भरा हुआ है जी। अब ये जो चीज़ें होती है ना, पैरानॉर्मल एंटिटीज जो होती हैं, भूत प्रेत चुड़ैल वगैरह, ये ज़्यादातर ऐसी जगहों पे रहना पसंद करती हैं जहाँ पे कि इन्हें कोई देखे ना, कोई डिस्टर्ब ना करे। और अब चूंकि हिमाचल तो है ही पूरा पहाड़ों से और जंगलों से भरा हुआ, तो नेचुरल सी बात है कि वहाँ पे इस तरह की चीज़ों के होने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब चूंकि वो पहाड़ों पे है तो वहाँ पे डेवलपमेंट वगैरह भी थोड़ा इतना नहीं हो पाता है, क्योंकि इक्विपमेंट्स लेना, मशीनरी ले जाना वहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक स्टोरी मुझे भेजी थी। तो ये स्टोरी ऐसी थी कि वो हिमाचल प्रदेश में रहा करता था, एक लड़का था, मतलब जिसने स्टोरी भेजी थी इसके फ्रेंड का बड़ा भाई था वो। तो उन दिनों वो जो है इंजीनियरिंग की कॉलेज के लिए किसी दूसरे स्टेट में पढ़ने के लिए गया था। तो एक बार क्या हुआ, दिवाली के टाइम पे छुट्टी लेकर, उसके कॉलेज में छुट्टी पड़ी होंगी, तो वो अपने घर आया वापस। अब जो उनका घर था वो मतलब वो जो एरिया था वो ऐसा था कि बस जो थी वो उनको बस स्टैंड पे उतार देती थी, लेकिन बस स्टैंड से इनके मोहल्ले तक आने के लिए थी तो सिंपल एक रोड, लेकिन वो रात के टाइम सुनसान हो जाया करती थी वो रोड काफ़ी। हालांकि अच्छी बनी वेल मेंटेन रोड थी, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ऑटो भी चलते थे, लेकिन रात के टाइम पे वहाँ पे लोग आना जाना पसंद नहीं करते थे। तो उसी रोड के बीच में एक जगह थी जिसको ये बताते हैं बावड़ी, हिमाचल प्रदेश में बावड़ी बोलते हैं। बावड़ी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे कि बारिश का पानी जो है वो कलेक्ट किया जाता है, वो बावड़ी होती है, हिमाचल में उसको बोलते हैं जी। तो वो जो बावड़ी थी ना, उसका ये बताते हैं कि वो एक ऐसा एरिया था कि जहाँ पे कि आसपास के जो ब्लैक मैजिक करने वाले लोग हैं ना, जो भी उठाना रखना, किसी के नाम पे ये सब चीज़ें करना, वो उसी बावड़ी के आसपास आके करा करते थे लोग। तो एक बार जब वो दिवाली पे लड़का आया, अब वो भी वहीं का था, एरिया उसी एरिया का था, तो उसको भी पता था उस रास्ते के बारे में कि भाई यहाँ पे बावड़ी है और यहाँ पे ये सब होता है। तो बस से उतरा वो, और उसने सोचा कि ऑटो भी खड़े थे बस स्टैंड पे, तो उसने सोचा कि यार ऑटो करने के बजाय मैं एक काम करता हूँ, ज़्यादा दूर तो है नहीं घर, मुश्किल से 15-20 मिनट का रास्ता है, मैं पैदल ही उस रास्ते से चल पड़ता हूँ। तो उस सड़क से आने लगा, सुनसान सड़क थी, अंधेरा, कोई लाइट वाइट नहीं थी, ना कोई वहाँ पे इंसान था। तब वो चलता चलता आ रहा था, एक हाथ में उसने अपना बैग ले रखा था, जो भी लगेज था उसका, और अपना चलता चलता उस रोड से आ रहा था। अब क्या हुआ, जब वो उस बावड़ी के पास पहुंचा ना, तो उसको वहाँ पे एक औरत बैठी दिखाई दी। रात के करीब 1:30-2 बजे का टाइम था। अब 1:30-2 बजे एक औरत बीच सड़क पे ऐसी जगह पे बैठी हुई थी जहाँ पे कि ब्लैक मैजिक करा जाता है। तो वो तो देखते समझ गया कि औरत पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही है, इसी तरह की कोई चीज़ कर रही है। मतलब सड़क थी, सड़क के बीचों बीच बैठी हुई थी औरत, और उसका मुंह इस तरीके से नीचे की तरफ। तो उसने सोचा कि यार अब मैं क्या करूँगा, वापस जाऊँ या इसके साइड से होके आगे चला जाऊँ। तो सोचा कि चलो बैठी तो है, मैं काम करता हूँ, मैं इसके साइड से जो है आगे चला जाता हूँ। और वो चला भी गया, उसके साइड से थोड़ा सा बच के आगे चला गया। अब मुश्किल से 5-7 कदम आगे गया था कि उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्यूरियोसिटी जगी। उसने सोचा कि यार मैं एक बार पलट के देखता हूँ ये कर क्या रही है औरत। तो उसने हल्का सा यूँ पीछे मुंह करके उसकी तरफ देख लिया, औरत की तरफ। अब वो बताता है कि उस औरत का फेस तो बिल्कुल इंसानों के जैसा था, बिल्कुल नॉर्मल जैसे इंसान का था, लेकिन उसके मुंह में जो जीभ थी ना, वो इतनी लटकी हुई थी, उस औरत की जीभ, और वो जीभ इतनी लटकी हुई थी कि वो ज़मीन को छू रही थी। अब नेचुरल सी बात है, ये तो देखकर रात में कोई भी डर जाएगा, वो तो 20-21 साल का लड़का ही था। तो वो घबरा गया वो देख के एकदम से, और
अब उस जगह से बस स्टैंड नज़दीक पड़ता था और इनका घर जो था वो थोड़ा सा दूर था। तो आगे जाने के बजाय उल्टा वहीं से बस स्टैंड पे चले गए, भाग गए वहाँ से बस स्टैंड पे। फिर उन्होंने वहीं बस स्टैंड पे पूरी रात बिताई और फिर सुबह जब दिन निकला ना उसके बाद ही अपने घर आया, घर वालों को सारी बात बताई, मेरे साथ ऐसे ऐसा हुआ। अब स्टोरी ये नहीं है, असली स्टोरी ये नहीं है। असली स्टोरी पता है क्या है जी। असली स्टोरी बाद में पता चली। इसने किसी को नहीं बताई थी ये बात, इसने सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स को ये बात बताई थी। और चूंकि ये लड़का जिसने मुझे स्टोरी भेजी थी ये इसके भाई का दोस्त था, तो इसको भी ये बात पता चल गई उसके छोटे भाई ने। हुआ ये था कि जब ये वहाँ पे उसने उस औरत को देखा था ना, तो ये देखते ही पहचान गया था कि वो औरत कौन है उसकी, क्योंकि वो उनके मोहल्ले की औरत थी। तो जब ये बस स्टैंड पे पहुंचा वहाँ पे, उसके बाद ये लेटा तो उसकी आंख लग गई बस स्टैंड पे। जब ये सो रहा था तो वही औरत इसके सपने में आई। उसने बोला कि मुझे पता है तूने मुझे देख लिया है और तूने मुझे पहचान लिया है, लेकिन मैंने भी तुझे पहचान लिया है। मैंने तुझे बचपन से आज तक बड़े होते हुए देखा है और मैं चाहती तो तुझे वहीं की वहीं मार देती, लेकिन सिर्फ मैंने तुझे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तेरी माँ बहुत अच्छी औरत है, नहीं तो मैं तेरी वहीं जान ले लेती। और अगर आज तूने कभी किसी को भी मेरे बारे में बताया कि मैं वहाँ पे ये सब कर रही थी, तो मैं ना सिर्फ तुझे, तेरे पूरी फैमिली को मार के खा जाऊंगी। उसने सपने में आके ये बात बताई। तो ये बात किसी को नहीं पता कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था। सपने वाली बात नहीं सपने वाली बात किसी को नहीं पता। उसने सिर्फ ये बताया था कि भाई औरत देखा, लेकिन उसने अपनी घर पे ये बात बताई थी। घर पे भी उसने औरत के बारे में नहीं बताया। और जब हमें स्टोरी भेजी गई, मुझे स्टोरी भेजी गई, मैं आपको बता रहा हूँ, तो हमें औरत की आइडेंटिटी आज तक नहीं पता वो कौन है। तो अब चूंकि इसने बताया नहीं तो उसको फिर कुछ नुकसान भी नहीं करा उस औरत ने। और ये बताते हैं कि वो लड़का जिसके साथ ये सब हुआ था वो आज फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छी पोजीशन पे है। हालांकि उसकी रियल आइडेंटिटी मुझे भी नहीं पता कौन है, लेकिन वो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छी पोजीशन पे है वो बंदा। ये थी पूरी स्टोरी। तो मतलब ये स्टोरी आपके पास आई, आपको ये भी नहीं पता एग्जैक्टली किसने सेंड की है? नहीं, जिसने सेंड किया उसका तो मुझे पता है। मतलब किसकी स्टोरी है हाँ, एग्जैक्टली उसका मुझे नहीं पता। उसका मुझे नहीं पता, लेकिन जिसने भेजी थी वो उसके जिसके साथ घटा था उसके छोटे भाई का बहुत ही खास फ्रेंड था, इसलिए उसको ये सारी स्टोरी पता चल गई थी। तो कहने का मतलब इस तरह के भी लोग हमारे बीच में रहते हैं। अब वो औरत वहाँ पे रात में बैठी ये सब कर रही थी, दिन में जब वो बाकी मोहल्ले के दूसरे लोगों के साथ रहती होगी नॉर्मली रहती तो है। किसको क्या पता चलता होगा कि ये औरत क्या क्या कर सकती है, कि ये सब करती होगी, नहीं पता चलता होगा ना। नहीं पता चलता। दूसरी बात ये भी कहा जाता है ना कि ये जो एंटिटीज होती हैं इनको जब तक हम नहीं छेड़ते, हम कोई नुकसान ना पहुंचाए या हम इनको परेशान ना करें, तब तक ये भी हमें कुछ नहीं करती है, ज़्यादातर केसेस में से कहा जाता है। आपकी बात सही भी है, कुछ मामलों में ऐसा होता है, हर एक केसेस में नहीं, लेकिन जहाँ पे कोई बड़ी चीज़ होती है ना, जैसे कोई ब्रह्म राक्षस है, पेड़ पर रह रहा है वो, अगर आप उसको छेड़ोगे नहीं तो वो आपको परेशान नहीं करेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है ऐसा। बहुत से केसेस में ऐसा भी होता है कि आप किसी, जैसे कि बताया जाता है कि लड़कियों को रात के टाइम पे परफ्यूम लगा के नहीं जाना चाहिए, तो वो रात में किसी सुनसान रास्ते से आ रहे हैं, वहाँ पे कोई भटक रही है कोई चीज़, तो वो कई बार अट्रैक्ट हो जाती है, बिना छेड़ी भी अट्रैक्ट हो जाती हैं वो चीज़ें, वो परेशान करने लगती हैं। बाकी इसी बात से मेरे को एक और कहानी याद आई, ब्रह्म राक्षस की याद आई। आपने बोला ना कि जब तक छेड़ो नहीं तब तक परेशान नहीं करते वो चीज़ें, तो आपने बोला ना कि जब तक छेड़ो नहीं तब तक परेशान नहीं करती ये चीज़ें। तो एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको ब्रह्म राक्षस की। जी भाई। ब्रह्म राक्षस के बारे में तो आपने सुना होगा कि ब्रह्म राक्षस क्या होता है। बेसिकली हमारे जो ग्रंथ हैं, जैसे गरुड़ पुराण है, उसमें लिखा हुआ है कि ब्रह्म राक्षस एक ऐसे ब्राह्मण की आत्मा होती है जिसने अपनी जिंदगी में, ज्ञान तो था उसके पास में, ज्ञान तो बहुत था उसके पास में, लेकिन उसने अपने ज्ञान का अच्छा इस्तेमाल नहीं करा। उसने अपने ज्ञान से या तो लोगों का नुकसान करा या उनके साथ छल कपट करा, उनकी प्रॉपर्टी हत्या, इस तरीके। तो वो जो ज्ञान था, ज्ञान तो मिल गया लेकिन वो मरने के बाद उसको मुक्ति नहीं मिली, वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है। तो हुआ ऐसा था कि ये 1970s की बात है। उन दिनों एम्बेसडर कार जो थी ना वो नई नई आई थी। तो बिहार में एक रहते थे सीताराम दुबे जी। ये स्टोरी भी मेरे को जिन्होंने भेजी थी उन्हीं के कोई रिश्तेदार हैं, उन्होंने भेजी थी ये स्टोरी 2 साल पहले। तो उन्होंने वो कार खरीदी एम्बेसडर, अच्छे पैसे वाले परिवार से थे, ऐसे नहीं है, लेकिन
वो जो दुबे जी थे वो थोड़े लालची और कपटी किस्म के इंसान थे, मतलब लालच में रहते थे हर समय, कभी किसी के साथ अच्छे से बात भी नहीं करते थे, हमेशा जो है थोड़ा सा अलग स्वभाव था उनका। तो उन्होंने एम्बेसडर कार खरीदी, तो उनके पास ज़मीन तो थी, काफ़ी अच्छी ज़मीन थी, लेकिन वो ज़मीन ऐसी थी कि पेड़ वेड़ लगे हुए थे वहाँ पे, मतलब कि ऐसा कमरा वमरा नहीं बना हुआ था उन्होंने। तो कार खरीदने के बाद उन्होंने सोचा कि यार हमारी कार नई आई है, अब इसको जो है ऐसे ओपनली खड़ा करेंगे हम तो ये गंदी हो जाएगी, तो एक काम करते हैं हम एक कमरा बनवा देते हैं। अब जो उनकी ज़मीन थी ना उसमें एक पीपल का पेड़ था, बहुत पुराना पीपल का पेड़ था, बहुत बड़ा। तो उन्होंने वो पेड़ कटवा दिया और उसकी जगह पे एक कमरा बनवा दिया छोटा सा, और उसमें अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। अब पेड़ काटने में और कमरा बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 1-2 दिन में ही हो गया था ये काम, मतलब सिंपल सा कमरा बनवाया था। अब जिस दिन इनका वो कमरा बन के तैयार हुआ, उस दिन ये गाड़ी खड़ी करी इन्होंने अपनी, शाम को अपने घर आए और आके बिना खाना खाए सो गए। तब तक सब कुछ ठीक था। अगले दिन से इनका जो बिहेवियर था बिल्कुल 180 डिग्री चेंज हो गया। पहले जो था ये किसी से अच्छे से सीधे मुंह बात नहीं करते थे, लेकिन उसके अगले दिन से सबसे मीठी जुबान में बात करने लगे। अब आप सोचोगे कि मीठी जुबान में कौन सा भूत बात करता है, वही, लेकिन ये तो पॉजिटिव चेंज हो गया ना, होना चाहिए नेगेटिव। हाँ, लेकिन ये पॉजिटिव चेंज था नहीं। आगे बताता हूँ कैसे। जी। क्योंकि वो इनसे बदला लेना चाहता था, जो भी चीज़ आई थी वो बताता हूँ हुआ क्या था। तो सबसे मीठी आवाज़ में बात करने लगे। पहले जो था कोई पूजा पाठ नहीं करते थे, सुबह लेट उठते थे, लेकिन अगले दिन से सुबह 4 बजे उठने लगे। 4 बजे उठ के नहाते, वर्जिश करते और पूजा पाठ में लग जाते, फिर शाम को भी वही काम करने लग जाते। तो इनका डेली का रूटीन होने लग गया और कुछ दिनों में उनकी बॉडी तगड़ी बनने लग गई। तो इनकी वाइफ थी, बच्चे थे, आस पड़ोस के थे, उनको देखा कि यार क्या हो रहा है इनको, ऐसा क्या होने लग गया इनको। लेकिन उनसे कोई भी कुछ बात करता तो बात नहीं करते ज़्यादा किसी से। वो ऐसा नहीं कि परेशान करते थे, परेशान भी नहीं करते थे किसी को, लेकिन किसी से बात नहीं करते थे, अपने एटीट्यूड में रहते थे। हाँ, मतलब अपने अंदर ही मगन रहते थे, जैसे कि वो उनको जानते ना हो कि ये कौन है, क्या मतलब मेरा तुम्हारा, किसी से मतलब ना रखना। हाँ। तो ऐसा हो गया था। तो एक दिन क्या हुआ, इनकी जो वाइफ थी, इनकी वाइफ ने देखा रात के समय लेटे हुए। हाँ, एक और चीज़, इन्होंने अपनी वाइफ से भी फिजिकल रिलेशन बनाना बंद कर दिया था। अच्छा, उसके बाद में? हाँ, मतलब उस रात के बाद में, जब उन्होंने वो पेड़ काट के वो बनवाया था, उसके बाद से पूजा पाठ करने लग गए, सुबह शाम नहा धो के अच्छे से, किसी से बात नहीं करते, वाइफ के साथ अलग सोते थे। तो एक रात इनकी वाइफ ने देखा कि ये बेड पे लेटे हुए हैं, लेकिन लेटे होने के बाद भी इनको बाहर आंगन में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने हस्बैंड। तो उसकी वाइफ को बड़ी हैरानी हुई कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो मेरे बगल में लेटे हुए हैं, तो बाहर आंगन में कौन घूम रहा है। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, हालांकि उनको ये तो समझ में आ गया था कि भाई इनके ऊपर कोई कुछ गड़बड़ हो चुकी है, लेकिन वो अपना सच्चे मन से पति मान के इनकी सेवा करती रही। अपनी सेवा में उसने कोई कमी नहीं होने दी। फिर उन्होंने जो है इलाज करवाने की भी कोशिश की, इनके घर वालों ने, कि भाई कौन सी चीज़ इनके ऊपर ऐसी आ गई है जो कि इन्होंने बिल्कुल घर वालों से बात करना ही बंद कर दिया, ये सब करना बंद कर दिया। लेकिन जहाँ भी उनको इलाज के लिए लेकर जाते किसी भी तांत्रिक के बाबा के पास, तो वहाँ जाके वो जोर जोर से हंसने लगते, बुरी जोर जोर से, जैसे कि उनके साथ कोई मजाक चल रहा है, ठीक नहीं होते। तो फिर क्या हुआ, एक दिन, अब वो ये कहते हैं कि ब्रह्म राक्षस जो है ना, ब्रह्म राक्षस को कोई ताकत रोक नहीं पाती, उसको कोई नहीं, उसको कैसे ठीक करना है ये सिर्फ वो ब्रह्म राक्षस खुद ही बता सकता है, उसको कोई और नहीं बता सकता। आप उसको ज़बरदस्ती नहीं निकाल सकते किसी से, आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हो, उसको मना सकते हो। तो उन्होंने बहुत कोशिश करी ठीक करवाने की, नहीं हुआ। फिर एक दिन क्या हुआ, दोपहर के टाइम उन्होंने ही, सीताराम दुबे जी ने खुद ही अपनी वाइफ को बुलाया अपने पास, घर के बाहर आंगन में बैठे वो कुर्सी पे। उन्होंने बोला कि एक काम करो, घर के सब लोगों को और आसपास के सब लोगों को मेरे पास लेकर आओ। अब तब तक ये ऐसा माहौल हो चुका था कि कोई इनकी बात नहीं टालता था, क्योंकि सब इनसे डरने लगे थे। तो उन्होंने बताया कि वो बुला रहे हैं, तो सब उनके घर के आसपास के मोहल्ले के सब इनके आसपास आके चारों तरफ बैठ गए। फिर इन्होंने बोला, सीताराम दुबे जी ने, जिसके ऊपर ब्रह्म राक्षस आ रखा था, उन्होंने बोला, तब तक नहीं पता था किसी को कि इनके ऊपर क्या है। उन्होंने सबको बोला कि चलो तुम लोग यहाँ बैठो, आज तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। फिर उन्होंने कहानी सुनाना स्टार्ट करी। इन्होंने बताया कि 400 साल पहले की बात है। एक बार एक कुम्हार था, वो एक रास्ते से आ रहा था जंगल से, तो उसको एक
पीपल का पेड़ दिखाई दिया रास्ते में। उस पीपल के पेड़ के चारों तरफ लाल रंग का धागा बंधा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे पूजा के निशान होते हैं, जैसे कि उसकी पूजा करी जाती हो। तो उस कुम्हार के दिमाग में पता नहीं क्या आया, उसने वो पेड़ काट दिया और उस पेड़ को काट के उसके टुकड़े करके आगे लकड़हारे को बेच दिए। अब हुआ क्या कि पेड़ काट के उसने बेच तो दिया, लेकिन उसके अगले दिन से वो कुम्हार अजीब अजीब हरकतें करने लगा, अपनी बीवी को पीटने लगा, ये सब करने लगा। तो एक दिन उसकी बीवी जो है ना, उसको एक उसके पास लेकर गई। कोई माता का भक्त था बहुत बड़ा, उस काली माता का भक्त था शायद, तो उसके पास लेकर गई। तो वहां पे जब वो मंत्र पढ़ रहा था काली माता का भक्त, तो उसने कुम्हार ने उसने उसकी खूब पिटाई करी। मतलब ये बताते हैं कि वो भक्त बहुत बड़ा था, ऐसा ऐसा भक्त था जिसके सामने कोई भी ऊपरी चीज टिक नहीं पाती थी, लेकिन उसने उसकी खूब पिटाई करी, उसको भगा दिया वहां से। उसके अगले दिन फिर जिस लकड़हारे ने वो लकड़ियां खरीदी थी, उस लकड़हारे की मौत हो गई, उसका सर धड़ से अलग कर दिया था किसी ने। लेकिन फिर वो ब्रह्म राक्षस वहीं नहीं रुका। उसके कुछ टाइम बाद वो जो कुम्हार था, वो उसकी बीवी, वो दोनों ही मारे गए। उनके पेट बीच में से फाड़ दिए थे किसी ने, जैसे बहुत ही गुस्से में फाड़े हों। और जितने भी उनके पालतू जानवर थे, गाय भैंसे बकरियां वगैरह, वो सब मारे गए। फिर जो था, ये चीजें आसपास के गांव में फैली। उसने बताया कि आसपास के गांव में फैली, तो एक दूसरे गांव में कोई बड़े पंडित जी थे। तो उनको पता चला कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी मंत्र, कोई भी चीज इनके ऊपर असर ही ना कर रही हो। दुर्गा सप्त स्तुति जो होती है, चांदी पाठ होता है, और भी बड़े बड़े जो भी चीजें होती है, कोई असर ही नहीं कर रहा है इसके ऊपर। इसका मतलब ये कोई और ही चीज है, पक्का कोई ब्रह्म राक्षस है। फिर उन पंडित जी ने उनसे रिक्वेस्ट करा कि महाराज आप शांत होइए, आप बताइए कि आपका हम कैसे इलाज करें। तो उसने बताया कि वो जो पेड़ काटा था, वो पेड़, उस पेड़ पर मैं रहता था। अब तुम्हें मुझे शांत करना है तो तुम्हें मेरे को एक पेड़ के ऊपर स्थापित करना पड़ेगा। फिर उन्होंने एक पीपल का पेड़ लगाया और उसके ऊपर प्रॉपर जो है क्रियाएं करके, पूजा विधि विधान से उनको स्थापित कर दिया। तो इनकी पत्नी जो कहाँ सामने सुन रही थी ये सारी बातें, उन्होंने इनसे पूछा कि आपको कैसे पता, ये तो 400 साल पहले की बात है, आपको कैसे पता है कि 400 साल पहले ये हुआ था। तो उसने बताया कि वो जो पेड़ पे ब्रह्म राक्षस रहता था ना, वो मैं हूँ, और मैं उस पेड़ पे था जिसको तेरे आदमी ने काट दिया था 1 महीना पहले। उस पेड़ पर स्थापित किया गया था। हाँ, उसी पेड़ पर स्थापित करा था जो गाड़ी खड़ी करने के लिए उन्होंने वो काट दिया था, और इसलिए वो इनके ऊपर आ गया। तो उस टाइम पे तो ब्रह्म राक्षस बहुत गुस्से में आया कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद, कुछ मिनटों बाद उसका गुस्सा शांत हुआ। उसने उससे बोला, उसकी पत्नी से, कि बेटी तूने मेरी बहुत सेवा करी है, ये जानते हुए भी कि मैं तेरा पति नहीं हूँ, तूने मेरी सेवा में कोई कमी नहीं होने दी, इसलिए मैं तेरे को तरीका बताता हूँ तेरे पति को ठीक करने का। तुम एक काम करो, तुम एक पीपल का पेड़ लगाओ और उस पर पूरे विधि विधान से मुझे स्थापित करो, तभी मैं तेरे से इसको छोड़ूंगा। तो उन लोगों ने फिर वैसा ही किया और अपने उसी जो उनकी ज़मीन थी उसी में एक पीपल का पेड़ लगाया और उस पर स्थापित किया। और वो ब्रह्म राक्षस ये बताते हैं कि आज इनके परिवार की सुरक्षा करता है, रक्षा करता है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारे कर्म होते हैं, कर्मा जिसे कहते हैं, वो कहीं ना कहीं तो हमारी हेल्प करते ही हैं। इस स्टोरी में जैसे कि उनकी वाइफ ने उनके साथ अच्छा बिहेव किया, उनकी सेवा की, तो शायद इसीलिए उनकी जो फैमिली वो सेफ रही, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, इस पर्टिकुलर स्टोरी में तो ऐसा रहा कि भाई उसकी वाइफ की सेवा की वजह से मेरे ख्याल से उसको, ब्रह्म राक्षस को इतना गुस्सा नहीं आया। तो नहीं तो मुझे नहीं लगता कि वो उसको जिंदा भी छोड़ता, वो मार देता उसको। उसके लिए क्या बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं थी। क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जाम्पल दे चुका है कि 400 साल पहले ऐसा हुआ और इतने लोग मारे गए। हाँ, तो मेरे ख्याल से उसकी जो वाइफ थी उसकी सेवा देखकर ही थोड़ा सा वो इम्प्रेस हुआ होगा। लेकिन कर्मा वाली थ्योरी मुझे ठीक नहीं लगती कि अच्छे कर्मों से कुछ अच्छा होता है। ऐसा बहुत देखा है हमने, अच्छे काम करने वाले लोगों के साथ भी बहुत बुरा होता है। ये तो है। तो खैर वो एक अलग चीज़ हो गई है। अच्छा, आप ब्लैक मैजिक में बिलीव करते हो? ब्लैक मैजिक में बिल्कुल बिलीव करता हूँ। क्यों करते हो? देखो ब्लैक मैजिक, देखो मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ तो जो है ना, हर एक चीज़ को रिलीजन से जोड़ दिया जाता है, हर एक चीज़ को भगवान से, देवी देवताओं से जोड़ दिया जाता है। लेकिन ये असल में जो चीज़ें होती हैं ना, ये एनर्जी होती हैं। काली माता भी एक एनर्जी है और दूसरे देवता भी एक एनर्जी है।
और ब्लैक मैजिक कुछ नहीं है, ब्लैक मैजिक इसी एनर्जी को नेगेटिव तरीके से यूज करने का तरीका है। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता, दुनिया का ऐसा कोई भी देश नहीं है मुझे नहीं लगता जहाँ पे इस तरीके की चीज़ें ना होती हों। अफ्रीका में चले जाओ, उधर मैक्सिको की तरफ चले जाओ, अरब में तो आप, अरब कंट्रीज जो है ना, अरब कंट्रीज आप बोल सकते हो नो शिट कंट्रीज है, मतलब कि वहाँ पे कोई भी फालतू की चीज़ें नहीं मानी जाती वहाँ पे अरब में, अरब कंट्रीज। तो अरब में तो सऊदी अरेबिया में तो ऐसा कानून है कि अगर आपके पास ब्लैक मैजिक करने का कोई सामान भी पकड़ा जाए ना, जिससे कि उनको लगे कि ये ब्लैक मैजिक करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, वो सीधा आपका सर काट देंगे, सजाए मौत है वहाँ पे ब्लैक मैजिक करने के लिए। तो सऊदी अरेबिया जैसी कंट्री में अगर ब्लैक मैजिक के खिलाफ इतने सख्त कानून हैं, तो इसका मतलब यही है कि ब्लैक मैजिक होता है और बहुत ही खतरनाक हो सकता है। यहाँ इंडिया में तो मानते ही नहीं है कुछ ऐसा, मतलब अगर हम गवर्नमेंट की बात करें या फिर हमारे संविधान की बात करें, उसमें तो कोई जगह ही नहीं इन सब चीज़ों के लिए। नहीं देखो, पता है क्या प्रॉब्लम वही है कि इन चीज़ों को आप साइंटिफिकली कैसे प्रूव बस करोगे। यही साइंटिफिकली तो हम गॉड को भी प्रूव नहीं कर सकते, किसी चीज़ को प्रूव नहीं कर सकते इस तरह की चीज़ों को। लेकिन जस्ट बिकॉज कि साइंस कोई चीज़ प्रूव नहीं कर सकती, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ें होती नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, ब्लैक मैजिक तो इतना खतरनाक हो सकता है, मैं पर्सनली ऐसे परिवारों को जानता हूं जिनकी फैमिली में सब मेल मेंबर्स मर गए। और पता है ब्लैक मैजिक में जब मौत होती है उसका एक पैटर्न होता है, उसका एक प्रॉपर तरीका होता है। अचानक से उल्टी आना और तब मरना, मेजोरिटी ऑफ केसेस में उल्टी आके मरता है आदमी, एकदम से उल्टी आई और आदमी मर गया। तो ब्लैक मैजिक तो होता है, लेकिन पता है क्या, ये सब चीजें इतनी स्पॉन्टेनियसली होती है। जैसे कि आज मैं बिल्कुल ठीक हूं, राइट, कल से मेरे साथ में एकदम से कुछ बहुत तगड़ी बीमारी लग जाए तो शक जाए एक बार के लिए कि यार हो सकता है किसी ने कुछ करवा दिया हो। लेकिन ये सब चीजें इतनी स्पॉन्टेनियसली होती है ना, एक के बाद एक कड़ी मिलती रहती है, तो हमारा ध्यान भी नहीं जाता कि यार ऐसा कुछ हो रखा है। महीनों तक, सालों तक ये चीजें असर करती हैं और फिर एंड में अपना काम कर जाती हैं। तो ब्लैक मैजिक तो बहुत खतरनाक लेवल तक का हो सकता है, बहुत। बल्कि मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, एक अनपॉपुलर ओपिनियन आपको बताता हूँ कि बहुत से लोगों का ये मानना है कि अगर आप भगवान को मानेंगे, भगवान की पूजा करेंगे तो ब्लैक मैजिक से बच जाएंगे। देखो, भगवान को मानना अच्छी बात है, पूजा पाठ करना अच्छी बात है, और वो आपको बचाते भी हैं रैंडम चीज़ों से, रैंडम भूतों से। जैसा मान लो किसी रास्ते से आ रहे हो, वहाँ पे कोई ऊपरी चीज़ है, वो आपके ऊपर आना चाह रही है, तो आप भगवान का नाम लोगे तो आप बच जाओगे। लेकिन अगर किसी ने पर्टिकुलरली आपके नाम से क्रिया कर रखी है ना, तो भगवान आपको नहीं बचा पाएंगे। मतलब ओनली नाम लेना, पूजा करना इज नॉट द सॉल्यूशन। नहीं बच पाओगे। उसके लिए हमें भी कोई क्रिया करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको ऐसे आदमी के पास जाना पड़ेगा जो इसमें स्पेशलिस्ट हो, तांत्रिक, कोई बड़ा बाबा, जो कि उस क्रिया को, ब्लैक मैजिक वाली क्रिया को काट सके अपनी कोई क्रिया करके, तभी आप बच पाओगे। भगवान आपको इस हद तक बचा सकता है कि आपकी जान ना जाने दें, राइट, इस हद तक आपको हो सकता है भगवान बचा ले, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो ब्लैक मैजिक आपके ऊपर असर ना करे। बहुत तगड़े लेवल तक का ब्लैक मैजिक होता है। ब्लैक मैजिक की स्टोरी बताता हूं मैं आपको। ये वैसे तो बहुत सारी स्टोरीज हैं, कौन सी बताऊं आपको। देख लो जो आपको लगे कि बताना चाहिए, सबसे ज़्यादा डरावनी है। एक स्टोरी बताता हूं आपको, मेरे को उड़ीसा से भेजी थी मेरे एक व्यूवर ने जी। तो वो स्टोरी ऐसी थी कि वो बताते हैं कि उन दिनों उड़ीसा में एक जगह राउरकेला में एक स्टील प्लांट है, टाटा स्टील प्लांट है शायद जी। तो उन दिनों जो है गांव में रहते थे और गांव में उनकी एक दुकान थी। अभी स्टोरी बताने से पहले एक छोटी सी चीज और मैं बता देता हूँ कि ब्लैक मैजिक लोग करते क्यों हैं। सबसे पहले तो जो ब्लैक मैजिक करते हैं ना लोग, ये कोई भी आपको अनजान बंदा नहीं करेगा, ये हमेशा आपके जानने वाले, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, यही सब करते हैं, क्योंकि वही आपसे जलते हैं। हमेशा वही बंदा करेगा जो आपसे जलेगा। केवल कारण यही होगा, जलन। और क्या हो सकता है, या तो आपने किसी के साथ बहुत बुरा करा हो तो वो गुस्से में आके करेगा, जलन, बदला। हाँ, कि भाई ये इतना तरक्की क्यों कर गया, ये इतना अच्छा कैसे रह रहे हैं, इतना अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं। चलो, हमारे यहाँ हरियाणा में तो बहुत बहुत कॉमन चीज़ें हैं, जगह जगह गलियों में ऐसे बैठे हुए हैं, 500 500 1000 1000 रुपये में जो है वो कर देते हैं लोगों के ऊपर।
मैं भी हरियाणा से हूँ, मैंने शायद आपको बताया नहीं। अच्छा। तो हमने भी देखा है जगह पर जैसे चौराहे होते हैं वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें रखी होती, कई बार देखा है, हम इग्नोर करते हैं जस्ट, और सुना भी है इसको वो हो गया, इसके साथ ये हो गया, बट कभी आंखों से मैंने नहीं देखा है। देखो आंखों से चीज़ें, मैं आपको बताऊं, जब मैं इस लाइन में नहीं आया था ना, तब हम भी ये चीज़ें समझ नहीं पाते थे, मैं भी नहीं समझ पाता था। लेकिन अब हज़ारों लोगों के रियल इंसिडेंट्स जब मेरे को पता लग चुके हैं, तो एक पैटर्न समझ में आने लगता है कि जब ये चीज़ें असर करती हैं तो कैसे असर करती हैं। अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करा गया है तो उसका असर ये भी हो सकता है कि आप किसी दूसरे आदमी की आवाज़ में बात करने लग जाओ। औरत है तो आदमी की आवाज़ में बात करेगी, और आदमी है तो औरत की आवाज़ में बात करेगी, तो उससे तो साफ पता चल जाएगा कि ब्लैक मैजिक या कुछ ऊपरी चीज़ आ रखी है। लेकिन कई बार ये इतने माइन्यूट लेवल पे असर करती हैं ये चीज़ें कि आपको उनके जो है ना सिम्टम्स पता करने में भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके सिस्टम्स इतने छोटे भी हो सकते हैं कि रात में आदमी दांत पीस रहा है, ये भी सिम्टम हो सकता है कि आपके ऊपर कुछ करा गया है। तो आपको सिर्फ ये देखना होता है, लेकिन लाइफ में चेंजेस जरूर आते हैं, ये पक्का है। करने से पहले और करने के बाद में आपकी लाइफ में 100% कुछ ना कुछ ऐसा होगा। बस आपको ये देखना है कि भाई क्या हुआ है। अगर आपका कोई बच्चा है, कोई वो पहले अच्छे भला खेलता था, ज़्यादा रोता नहीं था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा रोने लगा है, तो ये चांसेस हैं कि उसके ऊपर कुछ पैरानॉर्मल इफेक्ट आ रहा है, या शायद कुछ हो चुका है उसके साथ में। या कोई बड़ा ही सही रात में सोते समय पहले दांत नहीं पीसता था, अब दांत पीसने लगा है, तो ये पक्के इस बात के चांसेस हैं कि उसके ऊपर कुछ हो सकता है। घर में आग लग जाना, ये भी मैंने देखा, बहुत सारे केसेस में आग होता। अब चलो मैं आपको उड़ीसा वाली स्टोरी बताता हूँ, इसमें ये आग वाला सीन भी हुआ था। तो बेसिकली उनके गांव में घर था और उनकी एक दुकान थी। तो दुकान उन्होंने खोली तो कुछ टाइम बाद उनकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगी, खूब अच्छा पैसा कमाने लग गए। अब होता क्या है ना, जब एक बढ़ जाता है पड़ोसी तो आस पड़ोस के दूसरे लोगों को जलन होने लगती है। तो उनके सामने एक औरत रहा करती थी, विधवा औरत थी वो। तो तब तो इनको पता नहीं था भाई क्या हुआ क्या नहीं। तो ये जो लड़का था ये बहुत छोटा था उस टाइम पे, ये मेरे ख्याल से 12-13 साल का था। तो वो औरत इनको अपने घर पे इसको अपने घर में बुलाती कि आजा हमारे घर में आके खेल ले। तो ये भी ना समझता। हालांकि इन्होंने जो मुझे बात बताई वो मेरे ख्याल से पूरी नहीं बताई, क्योंकि पब्लिक शेम की वजह से, मतलब ओपनली बता नहीं सकते। तो एक 12-13 साल का लड़का किसी लेडी के पास जा रहा तो उसका भी मन करता होगा जाने का, है ना। तो वो लेडी उसको अपने पास बुलाती अक्सर और उसको बोलती, और जब भी ये उसके पास जाता ना वो उसको एक ग्लास में कुछ मीठा शरबत बना के देती और वो पीता और अपने घर पे आ जाता। अब क्या हुआ, जो उनकी दुकान चल रही थी धीरे धीरे इनके घर में चीज़ें होनी शुरू हो गई। इसी बीच इनके जो फादर थे उनकी राउरकेला स्टील प्लांट जो था उसमें जॉब लग गई और वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए जाने लगे। अब घर पे सिर्फ इनकी मम्मी रहती थी और ये रहता था लड़का। तो ये बताता है कि इसकी मम्मी कई बार जैसे किचन में काम कर रही होती तो उसको एकदम से ऐसा लगता है जैसे कि कोई पीछे उनके खड़ा हुआ है, पीछे मुड़ के देखती तो कोई भी नहीं होता। कई बार उनको जो है अकेले शाम के टाइम घर में बिल्ली के रोने की आवाज़ आने लगती, जबकि बिल्ली कोई होती नहीं थी घर में। मतलब ये ना सिम्टम्स थे कि अब क्रिया शुरू हो चुकी है, इस तरह के सिम्टम्स होने लगे थे इनके साथ में। फिर एक दिन क्या हुआ, इसके पापा शाम के टाइम पे अपनी बाइक से वहाँ से राउरकेला स्टील प्लांट से आ रहे थे। उड़ीसा में भी बहुत सारे जंगल हैं, तो वो जंगल के रास्ते से ही आ रहे थे। तो जंगल के रास्ते से आ रहे थे, उनको बीच आगे करीब ये बताते हैं 10-10:30 बजे का टाइम होगा, तो उनको एक बकरी का बच्चा खड़ा दिखाई दिया, छोटा सा बच्चा। तो वहाँ तो सब नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो उन्होंने सोचा यार बकरी का बच्चा कहाँ से आ गया, मैं एक काम करता हूँ मैं उसको उठा के अपने साथ ले चलता हूँ, अपने घर पाल लूँगा। तो उन्होंने उसको उठा के अपने गमछे पे पीछे बांध के लटका लिया बाइक पे और आने लगे। लेकिन मुश्किल से ये 10 कदम ही आगे गए होंगे, इन्होंने रियलाइज़ करा कि वो बकरी का बच्चा जो बड़ा होने लगा, उसका वेट बढ़ने लगा, पीछे बंधा हुआ है उसी दौरान। हाँ उसी दौरान। तो ये जो बकरी वाले बच्चे, भेड़ के बच्चे, ये होता क्या है, ये एक प्रॉपर छलावा होता है, स्किन वॉकर। हाँ स्किन वॉकर भी बोल सकते हैं हम इसको, लेकिन स्किन वॉकर थोड़ा वेस्टर्न कॉन्सेप्ट हो जाता है, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ तो छलावा बोलते हैं इसको, पंजाब में इसको लसेड़ा बोलते हैं शायद,
ऐसा कुछ बोलते। तो वो बकरी का बच्चा जब बड़ा होने लगा तो इनको रियलाइज हुआ कि यार ये कैसे बड़ा हो रहा है। इन्होंने एकदम से जो खोल के उसको नीचे पटक के फेंक दिया और वहां से अपनी बाइक आगे लेने लग गए, क्योंकि ये भी गांव के थे, इनको भी समझ थी कि भाई ये कोई कुछ और ही बला है, छोड़ ही है। हाँ। तो ये आगे चलने लगे, लेकिन ये और मुश्किल से 5 कदम आगे आए थे, वो बकरी का बच्चा बड़ा होकर इनके सामने आके खड़ा हो गया रास्ता रोक के। लेकिन उन्होंने बाइक रोकी नहीं, ये उसी के ऊपर से चढ़ाते हुए अपनी बाइक ले गए, घर पे पहुंच गए। अब ये उस दौरान की बात है जब इनके ऊपर ब्लैक मैजिक स्टार्ट हुआ था। हालांकि ये वाला पर्टिकुलर इवेंट उस ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है, ये मुझे पक्का नहीं पता। शायद ये एक रैंडम इवेंट भी हो सकता है कि जंगल में कोई छलावा था और वो इनके पीछे लग गया इनको आता देख, इनको अपना शिकार बनाने के लिए। या हो सकता है ये ब्लैक मैजिक उस पर्टिकुलर ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हो। लेकिन फिर क्या था, इनको ऐसे कुछ दिन बीतते चले गए। जैसे मैंने बताया ना, ये चीज़ें बहुत स्पॉन्टेनियसली होती हैं, धीरे धीरे होती हैं। तो कुछ दिन हफ्ते बीतते गए। इनको एक दिन रात में इनके घर में आग लग गई, जबकि घर में ऐसा कोई भी सामान नहीं था जिसमें कि स्पार्क लगे या आग लगे। लाइट जला बंद करके सो रहे थे, घर में आग लग गई इनके और बहुत सारा सामान इनका जल के राख हो गया। अब यहाँ तक भी बिल्कुल सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर क्या हुआ, इसके पापा के शरीर पे फोड़े होने लग गए बड़े बड़े। इनका मुंह फूल गया ऐसे बुरी तरह। तो पहले तो उन्होंने मेडिकल इलाज करवाया उनका, क्योंकि सबसे पहले तो इंसान डॉक्टर के पास ही जाता है। तो उन्होंने मेडिकल इलाज करवाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर इनको किसी ने बताया कि ये डॉक्टर की दवाइयों से ठीक नहीं होने वाले, इनके साथ कोई ऊपरी परेशानी है पक्का। तो इनको किसी ने झारखंड की एक मस्जिद का एड्रेस दिया कि आप वहाँ पे जाओ, वहाँ पे बड़े बड़े चीज़ों को उतारा जाता है। तो वहाँ पे गए, वहाँ पे इलाज करवाया, लेकिन वहाँ से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और जब ये सब चीज़ें हो रही थी ना, इस बीच भी ये लड़का उस औरत के घर जाता था, बीच बीच में वहाँ जाता था, पानी वानी वो इसको पीती थी, पिलाती थी पानी, वहाँ समय बिताता था उस औरत के साथ में, विधवा औरत, अकेली औरत के साथ में, और फिर अपने घर पे आ जाता था। फिर कुछ टाइम बाद इसके पिताजी की ऐसी हालत होगी कि वो मरने को हो गए बिल्कुल, कि भाई अब तो यूँ हो गया था कि ये मरेंगे, उनकी ऐसी हालत हो गई थी। फिर इस लड़के की मौसी एक दिन इनके घर आई। उन्होंने इनको एक फीमेल भगत का बताया। फीमेल भगत को क्या बोले, भगतनी, उनका बताया कि भाई आप उनके पास जाओ, वो इनको ठीक कर सकते हैं। तो ये उनके पास गए, तो उन्होंने बोला कि मैं आपको ठीक तो करूंगी, लेकिन मुझे आपके घर पे आना पड़ेगा। तो फिर अपने 3-4 चेलों के साथ इनके घर पे आई एक दिन। तो आई तो उन्होंने सबसे पहले तो पूरे घर को जो है इनको राउंड मारा, मतलब कि चल के घूमी पूरे घर में। फिर उन्होंने बताया कि आपके घर में जो है बहुत ही बड़े लेवल का जो है ब्लैक मैजिक करा गया है, आपके घर में कुछ चीज़ दबी हुई है, दबा रखी है। फिर उसने पता है क्या किया, फिर उसने अपने मुंह में छिपकली निकाली, अपने झोले से छिपकली निकाली, दांतों में दबाई। एक हाथ में उसने एक वो ले रखी थी डुगडुगी इस तरीके से, और एक हाथ में डंडा ले रखा था। और ट्रांस स्टेट में, ट्रांस मतलब वो औरत, वो भगतनी उस टाइम पे औरत नहीं रह गई थी, उसने अपने अंदर अपनी किसी देवी देवता को बुलाया होगा या किसी भूत को बुलाया होगा, मतलब जिसकी भी मदद से वो ये सब चीज़ पता करना चाह रही थी, उसको बुलाया। और फिर वो नाचती हुई उस डंडे को लेके, एक हाथ में डमरू बजा के, मुंह में छिपकली, उनके हर एक जगह पे जाने लगी, हाथ में डंडा। फिर वो एक कमरे में गई और एक पर्टिकुलर जगह पे उसने डंडे से नीचे जो है वो दबा के इशारा किया कि भाई यहाँ पर खोदो तुम लोग। तो उन्होंने वहाँ पे खोदा, तो उनको एक लाल रंग की पोटली मिली, उन्होंने पोटली निकाली। फिर वो दूसरी जगह गई, तो जहाँ पे इनकी दुकान थी वहाँ पे उसने इशारा किया, तो वहाँ से एक पोटली निकली। फिर पोटली जब ये लेकर आ गए, तब वो अंदर, वो जो भगतनी थी वो अंदर ही थी, वो उनके साथ नहीं आई थी बाहर, ये सब बाहर खड़े थे। लेकिन इनके जो वो थे साथी थे, उसके चेले थे, उनको पता था कि अब क्या होने वाला है। उन्होंने उनसे बोल दिया, जो ये थे लड़का, इसके मम्मी पापा से, कि अब वो बाहर आएगी और ये पोटली छीनने की कोशिश करेगी, लेकिन वो उसके हाथ में पड़नी नहीं चाहिए पोटली। अगर वो उसके हाथ में पड़ गई तो बहुत, वो जो है मर भी सकती है, या तो वो मर सकती है या तुम में से कोई मर सकता है। तो वो छीनने की कोशिश करूँगी, हाथ में नहीं पड़ने देंगे। तो उसके बाद फिर वो जो है ना, वही डंडा लेकर बाहर आई औरत और देखने लग गई इनको कि वो पोटली कहाँ है।
लेकिन वो कई सारे खड़े थे तो एक दूसरे के हाथ में ऐसे छुपाने लग गए। अब ये छुपा तो रहे थे लेकिन इनको उसको पता तो चल ही रहा था कि कहाँ कौन ले रहा है, किसके पास हाँ हाँ। तो उसके पास जाती उनसे पोटली मांगती, वो मना कर तो डंडे मारने लग जाती है उसके पास। अच्छा। तो 2-3 मिनट तक ऐसे चलता रहा। फिर जब इन्होंने नहीं दी ना तो लास्ट में उसने बड़ा सा कुल्हाड़ा उठाया और उस लड़के को मारने के लिए चढ़ गई। लेकिन वो बाई चांस की बात है कि वो साथ में खड़े थे 3-4 इनके चेले, उन्होंने किसी तरह उसको पकड़ लिया। फिर उन्होंने झोले से एक भभूत निकाली और उसके मुंह पे फेंक के मारी। उसके बाद वो औरत शांत हुई। फिर शांत हुई, फिर 2-4 मिनट बाद जब वो अपने प्रॉपर होश में आई तो उसने बताया कि मैंने अपने ऊपर जो है एक भूत को बुलाया था ये पता करने के लिए कि यहाँ पे कौन सी चीज़ कहाँ पे दबी हुई है, क्योंकि ये सब चीज़ों को पता करना इंसानों के बस की बात नहीं है। और फिर उन्होंने वो पोटलियाँ खोली तो उसके अंदर एक काला कपड़ा था और कुछ लाल रंग की चीज़ें थी, मतलब वही ब्लैक मैजिक वाली चीज़ें। और देखो मजे की बात देखो, वो चीज़ें इनके घर के अंदर दबी हुई थी, लेकिन वो औरत जिसने ब्लैक मैजिक करा था वो कभी इनके घर के अंदर नहीं आई। वो इनको पानी पिलाती थी और उस लड़के को पानी पिलाती थी और उस पानी के थ्रू ही आत्मा भेजती थी जो कि अंदर उस जमीन के अंदर रहने लग गई थी। मतलब इनडायरेक्टली वो जो पानी पिला रही थी उसके अंदर कुछ था, और वो जब भी अपने घर जाता था तो क्या पता वही करता हो, अपने होश में ना हो, ऐसा कुछ हो सकता है। नहीं, अगर वो जमीन तोड़ता तो पता भी तो चल जाता हाँ, ना घर ये को। बात भी, क्योंकि जमीन तो खुद ही हाँ नहीं, जमीन नहीं खुदी, वो ये चीजें ना ऐसे ही आती हैं, किसी बहाने से आ जाती हैं। जैसे कि बहुत सारे केस में ब्लैक मैजिक ऐसे होता है कि किसी को कुछ मीठा खिला दिया, मीठा, तो उस मीठे खिलाने के उस खाने में ही कुछ ऐसा मिला होता है, कोई ऊपरी चीज मिली होती है जो उनके घर तक पहुंच जाती, फिर सबको परेशान करती। तो वो उस पानी में ही कुछ ऐसा मिलाती थी जो उनके घर में पहुंच गया था और वही चीज इनको परेशान कर रही थी। फिर उस औरत ने, लेकिन इनका एक उसूल होता है इन सब तांत्रिकों का, ज़्यादातर तांत्रिकों का, कि ये कभी भी मतलब हमेशा ये बोलते हैं कि हम तुमको ठीक तो कर रहे हैं, लेकिन जिसने तुम्हारे ऊपर ये सब करा है, हम या तो तुमको उनका नाम नहीं बताएंगे या अगर बताएंगे तो तुम उनसे लड़ाई नहीं करनी है जाके। तो उस औरत ने भी इनसे ही बोला कि तुम्हें उस औरत से कोई बात नहीं करनी है। उस भगत ने नहीं बोला इनसे कि जिस उस औरत ने करा था तुम्हारे ऊपर, तुम्हें उससे कोई बात नहीं करनी है जाके, लेकिन अब वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो उसके बाद फिर उन्होंने हवन वगैरह करवाया, घर की शुद्धि करवाई, और उसके बाद जाके फिर जो है इनके साथ में सब कुछ ठीक हुआ। तो ब्लैक मैजिक तो इस लेवल तक का हो सकता है कि एक इस पानी के ऊपर एक और छोटा सा एक और इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। ये तो मेरे एक जानने वाले के साथ ही हुआ था, उन्होंने मुझे बताया था। जी भाई। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन तो नहीं बोलूँगा, बिजनेसमैन का बेटा था उन दिनों, तो बहुत अच्छी रिच फैमिली से थे। तो क्या है, अचानक सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से फिर उसकी तबीयत खराब होने लगी लड़के की। अच्छा सुंदर जवान लड़का था और दिन पर दिन पतला दुबला होने लगा, उल्टियाँ आती, उसको बीमार रहता और कुछ भी खाने का मन नहीं करता, वही टिपिकल ब्लैक मैजिक वाले साइंस। तो ये सब उसके साथ होने लगा। तो उनके घर में एक नौकर था और वो मुस्लिम फैमिली थी जिनके साथ ये हुआ था, और वो जो नौकर था वो हिंदू था। हालांकि रिलीजन का कोई मैटर नहीं है, बस जस्ट वैसे ही बता रहा हूँ। तो एक दिन वो जो नौकर था, वो बाई चांस की बात है कि इनके साथ ही था, जिसके साथ ये हुआ था, जिस लड़के के ऊपर ये सब चीज़ें हो रही थी। तो उसने उस लड़के से कहा कि बेटा एक काम करो, मैं तुमको कुछ पीने को देता हूँ। अब वो जो नौकर था उसको इन सब चीज़ों की नॉलेज थी अच्छी जी। तो उसने एक बड़ी सी बाल्टी ली प्लास्टिक की, उसके अंदर पानी डाला और उसके अंदर मुश्किल से 3-4 चीनी के दाने डाले, 3-4 चीनी के दाने। एक बाल्टी पानी में 3-4 चीनी के दानों से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, मीठा तो नहीं होगा वो। इसके बाद उसने फिर उस लड़के को पीने को दिया वो पानी। अब वो लड़का बताता है कि जब मैं उस पानी को पी रहा था ना, मुझे वो इतना मीठा लग रहा था और इतना टेस्टी पानी लग रहा था कि मैं बता नहीं सकता। ऐसा लग रहा था कि मैं जन्मों जन्मों से प्यासा हूँ। और वो देखते देखते उसने आधी बाल्टी पानी पी गया, वो इतना पानी पी गया वो। अब पानी तो पी गया, अब इतना पानी कहाँ पेट में रुकेगा उसके। फिर हुई उसको उल्टी 5 मिनट बाद। अब जब उल्टी हुई ना तो उसमें से इतना लंबा धागा निकला उसके पेट में से, और उस धागे में बंधे हुए थे दांत, पता नहीं किस चीज़ के दांत, किसी जानवर के दांत बंधे हुए थे। 3 दांत बचे हुए थे। तो उस बाबा ने बताया, उनका जो नौकर था उसने बताया कि ये टोटल तो तेरे ऊपर जो ब्लैक मैजिक करा गया था 11 दांत बांधे हुए थे, जिनमें से कि 7 तो गल चुके हैं, ये 3 बचे हुए थे। जब ये 3 और गल जाते ना
तू खत्म हो जाता। तो इस तरीके से अब सोचने वाली बात है कि जिसने ब्लैक मैजिक करा था उसने उसके पेट के अंदर तो वो डाला नहीं होगा, हाँ है ना, उसने तो कुछ उसको खाने की चीजें दी होगी कोई, या जो भी उनकी तरीका रहा होगा ब्लैक मैजिक करने का, लेकिन उसके अंदर वो दांत आ गया। तो ये चीजें ऐसी होती हैं, किसी न किसी बहाने से तरीके से आपके घर में आ जाती हैं और फिर आके अपना कुछ और रूप बना लेती किसी भी तरीके से आ सकती हो, कोई हाँ। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको खिला भी सकते हो, आपको पिला भी सकते हैं। और काफ़ी केसेस में तो ऐसा होता है भाई कि आपको खिलाने पिलाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी फ़ोटो देखकर, हाँ आपका हाँ बाल बिल्कुल देखकर भी बिल्कुल ब्लैक मैजिक हो बिल्कुल जाता है। बिल्कुल, फोटो से ही, फोटो देखकर भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। जी भाई। तो इन चीज़ों से बचना बहुत मुश्किल है, ऐसे ऐसे बैठे हैं लोग। मैं कहूँगा कि बच सकते हैं, बस आपको सही इंसान के पास जाना पड़ता है। हाँ, सही इंसान के पास जाना पड़ता है और आपको समझना पड़ता है पहले कि भाई आपके साथ जो हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है, आपके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ पैरानॉर्मल चीज़ है। क्योंकि जब तक आप इस चीज़ पे यकीन ही नहीं करोगे कि आपके ऊपर कोई पैरानॉर्मल कुछ इफेक्ट आ रहा है, तब आप जाओगे नहीं किसी के पास, आप डॉक्टरों के चक्कर काटते रहोगे, जी भाई। है ना। डॉक्टर, लेकिन फिर डॉक्टर तो ठीक नहीं कर पाएगा ना। डॉक्टर ठीक नहीं कर पाता, सही बात है। अभी ना रिसेंटली हमारे एक पॉडकास्ट हुआ है जिसमें डॉक्टर ही थे, वो डॉक्टर ही आए थे, लोगों ने अभी देखा होगा। डॉक्टर ही आए थे और डॉक्टर ही भूतों की बात कर रहे हैं। अच्छा। ऐसा, तो वो देखकर मैं थोड़ा शॉक्ड था कि यार ये कैसे, इस साइंस मतलब साइंस पे बिलीव करते हैं, साइंस के थ्रू ये इलाज भी करते हैं, बट हाँ इन चीज़ों में भी मानते हैं, ऐसा है। अच्छा विकास, चलो आपने मेरे को डॉक्टर के बारे में बताया, तो एक एक डॉक्टर की कहानी मेरे को याद आ गई, आपको स्टोरी बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वैसे मैं आपको बताऊं, जैसे डॉक्टर्स भी अब क्या करें, अब डॉक्टर तो हैं, मेडिकल साइंस पढ़ते हैं, इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन भूतों को तो नहीं पता ना कि वो डॉक्टर है क्या है, उनको तो जिसके ऊपर आना है उसके ऊपर आना ही है। खैर वो भूत जो है पार्शियलिटी नहीं करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये स्टोरी मेरे को बिहार से मेरे एक व्यूअर ने भेजी थी, वो प्रोफेशनल डॉक्टर हैं। तो ये 90s की बात है, 92 93 की, जब उन्होंने नई नई अपनी मेडिकल साइंस की डॉक्टर की प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करी थी। तो बताते हैं कि उन दिनों एक गांव था कोई बिहार में, दूर दराज गाँव, 92s में तो कहाँ बिहार इतना डेवलप हुआ था, तो दूर दराज का कोई पिछड़ा गाँव था। और उन दिनों क्या था, डॉक्टर्स बहुत कम हुआ करते थे गांव देहात में। तो वो एक गांव में, गांव के बाहर की तरफ उनका क्लिनिक था, और वहीं पर ही उनका एक छोटा सा घर था जिसमें वो रहते थे। तो जब वो वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे तो उसी दौरान उनकी शादी हुई, और जब वो शादी हुई तो वो 15-20 दिन 25 दिन के लिए अपना क्लिनिक बंद करके चले गए, अपने बिजी हो गए थे वो। फिर उसके बाद जब थोड़ा बहुत उनका नॉर्मल हुआ तो वो वापस अपना क्लिनिक में आके प्रैक्टिस करने लगे अपनी वाइफ के साथ, उनकी नई नवेली जो वाइफ थी वो भी उनके साथ में आने के रहने लगी। तो एक बार क्या हुआ वो बताते हैं कि सर्दियों का टाइम था, तो रात के 10 साढ़े 10 बजे के करीब जब वो सोने की तैयारी कर रहे थे वो और उनकी वाइफ, तो किसी ने उनका दरवाज़ा खटखटाया। तो अब होता क्या था कि वो पहली बार नहीं था कि इनके घर में रात के टाइम पे कोई आया था। गांव में लोग जैसे रात में किसी की तबीयत खराब होती थी या कोई बीमार पड़ जाता था, कोई इमरजेंसी आती थी, तो अक्सर लोग जो है रात के टाइम पे भी आ जाते थे इनके पास में। लेकिन वो पहले की बात अलग थी, पहले सिंगल थे, अब इनकी वाइफ भी आ गई थी। तो उन्होंने दरवाज़ा खोल के देखा तो बाहर एक औरत खड़ी थी गाँव की, और उसने चेहरे पे इतना घूंघट कर रखा था, उसका चेहरा नहीं दिख रहा था औरत का। तो उसने उस औरत से पूछा कि जी क्या काम है आपको, आप किस लिए आई हैं मेरे पास में। तो वो औरत बोली कि मेरे जो ससुर हैं उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप मेरे साथ चल पड़ो और आप कुछ उनको देख लो, कुछ दवाई वगैरह दे दो। तो डॉक्टर बोले कि नहीं, मैं ऐसे नहीं आ सकते आपके साथ पास में, रात बहुत हो चुकी है और मेरी वाइफ घर पे अकेली है, मैं आपके पास में नहीं आ रहा, आप कल सुबह आ जाना मेरे पास में, तब मैं आपके पास में चल पड़ूंगा। लेकिन वो औरत इंसिस्ट करती रही कि नहीं, मेरे ससुर की तबीयत बहुत ख़राब है, आप नहीं आओगे तो वो उनको कुछ भी हो सकता है, नहीं आप मेरे साथ चलो, आप मेरे साथ चलो। तो फिर इन डॉक्टर ने भी सोचा कि यार अभी ये इतना बोल ही रही है और आसपास कोई और दूसरा डॉक्टर हॉस्पिटल भी नहीं है, तो चलो मैं ही चल पड़ता हूँ इसके साथ में। फिर उन्होंने अपनी वाइफ से बोला कि तुम अंदर से बंद कर लो दरवाज़ा, और फिर वो अपना जो डॉक्टर का बैग था दवाइयों वगैरह का वो लेके, और बाहर इनकी साइकिल खड़ी थी, साइकिल लेकर उस औरत के साथ में चल पड़े। रात का टाइम था, 10 साढ़े 10, सर्दियों का टाइम था,
और गांव के इलाकों में तो इस टाइम पे कोई भी नहीं होता बाहर, तो रास्ता बिल्कुल सुनसान, कहीं कोई स्ट्रीट लाइट वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ चांद की रोशनी। तो अब वो औरत भी साथ में थी, तो ये साइकिल पे बैठे नहीं, ये साइकिल बस हाथ से पकड़ के उसके साथ साथ चलते रहे। वो औरत थोड़ा इनसे आगे थी और ये पीछे पीछे अपने साइकिल से चलते रहे। लेकिन रास्ते में जाते वो औरत इनसे बात नहीं कर रही थी। तो उन्होंने सोचा कि भाई शायद शर्मा रही हो, गांव की औरतें थोड़ा शर्माती हैं, तो उन्होंने इस बात पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बस आगे आगे चलते रहे। लेकिन इन्होंने उससे पूछा कि भाई आपके हस्बैंड, उसका ससुर का क्या नाम है? तो उसने बताया कि मेरे ससुर का ये नाम है, और उसने अपने गांव का नाम भी बताया कि हम उस गांव में रहते हैं और उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। उसका अच्छा चलो ठीक है। इनको पता था वो गांव कौन सा, ज़्यादा दूर नहीं था, मुश्किल से 20-1 मिनट का रास्ता था वहाँ से। अब जब वो गांव पहुँचने वाले थे ना, तो जैसे ये जस्ट गांव है, मुश्किल से 50 कदम आगे, तो उससे पहले जो रास्ता था, जिस रास्ते से जा रहे थे, वो रास्ता ऐसे 2 तरह से कटता था यूँ करके। और जो ये वाला रास्ता था, ये रास्ता भरा था पूरा पेड़ों से, जिसपे कि कीचड़ वीचड़ हमेशा रहता था, ये बताते हैं। और ये वाला जो रास्ता था, ये था बिल्कुल साफ। और ये जो रास्ता था जो कीचड़ वाला पेड़ों का था, इसमें गांव के लोग ये भी बताते थे कि ये भूतिया रास्ता है, यहाँ पे जो है ऊपरी चीज़ें रहती हैं, इसलिए रात में सब उस रास्ते से जाना अवॉइड करते थे। अब हुआ गया, जब ये उस जगह पे पहुंचे तो वो औरत इनको उस रास्ते से जाने के लिए बोलने लगी। तो इन्होंने बोला कि नहीं, उस रास्ते में तो कीचड़ है, मेरी साइकिल फिसल जाएगी, मेरे को दिक्कत हो जाएगी। लेकिन वो औरत बोली नहीं, आप मेरे साथ चलो, इसी रास्ते से जाना है, यहाँ से हम जल्दी पहुँचे। वो बोलने लगी, तो इन्होंने सोचा कि चल यार ये बोल रही तो मैं इसके साथ चल पड़ता हूँ यहाँ से। लेकिन वो कहते हैं कि यही मौके होते हैं जब हमारे जो देवी देवता होते हैं, भगवान होते हैं, वो काम आते हैं। तो हुआ ऐसा, जैसे ही इन्होंने कदम बढ़ाया, इनकी साइकिल धंस गई वहाँ पे उसमें कीचड़ में। तो पहले तो इन्होंने सोचा था कि मैं चल पड़ता हूँ, लेकिन जब इनकी साइकिल धंसी, इनका पैर फिसला, तो इन्होंने साफ मना कर दिया, मैं नहीं जाऊँगा इस रास्ते से, मैं तो इसी रास्ते से जाऊँगा, मैं नहीं जा सकता यहाँ से। तो वो औरत वहीं खड़ी हो गई। तो ये साइकिल लेकर अपने चलने लगे आगे। तो जैसे ही आगे बढ़ने लगे, उस औरत ने उनका हाथ पकड़ लिया बहुत ज़ोर से। ये बोलते हैं ऐसी मर्दाना ताकत थी उसके अंदर, उसने ज़ोर से हाथ पकड़ लिया। और उसी टाइम उसने अपना उसका घूंघट हटा चेहरे के सामने से, तो उसने देखा उसको औरत का चेहरा बिल्कुल जला हुआ था। तो नेचुरल सी बात है, तो उनकी तो बहुत बुरी हालत हो गई, देख के बुरी तरह डर गए। इन्होंने अपनी साइकिल वाइकिल वहीं फेंकी और किसी तरह उस औरत से हाथ छुड़ा के अपने चिल्लाते हुए, सामने ही गाँव था, वहाँ तक पहुँचे। अब इनको ये भी इसने इसके ससुर का नाम भी पूछ लिया था। तो ये आगे चिल्लाते हुए गली में जाने लगे। तो सर्दियों का टाइम था, इसलिए लोग बाहर तो नहीं सो रहे थे, लेकिन इनकी आवाज़ सुन के जल्दी से लोग उठ के आए। आसपास इनसे पूछा, अब ये डॉक्टर इलाके में एक ही थे, तो गांव के भी सब लोग इनको जानते थे कि भाई ये तो डॉक्टर साहब हैं। तो आसपास के मोहल्ले के लोग आए, इनसे पूछा, अरे डॉक्टर साहब क्या हो गया, आप इतनी देर रात यहाँ पे कैसे चिल्ला रहे हो? तो इन्होंने पूरी बात बताई कि भाई मेरे को तो उस आदमी के घर जाना है और उसकी बहू मेरे को बुलाने आई थी, लेकिन वो तो मैंने देखा वो तो कुछ और ही बन गई थी। तो फिर जब इन्होंने बताया, उसकी बहू का नाम लिया, तो गांव वाले समझ गए पूरी बात कि क्या हुआ है उनके साथ में। फिर ये उनको लेकर गए, किसी तरह अंदर कमरे में लेकर गए और इनको थोड़ा नॉर्मल किया। फिर गांव वाले ने उनको पूरी बात बताई कि असल में हुआ क्या होगा इनके साथ में। उन्होंने बताया कि वो जो औरत थी, वो प्रेग्नेंट थी कुछ दिनों पहले, और वो अपने घर में अपने ससुर के साथ रहती थी। उसका जो हस्बैंड था वो बाहर कहीं जॉब करता था, तो घर में सिर्फ उसका हस्बैंड और वो औरत थी, और वो प्रेग्नेंट थी। तो उस रात उसको, एक रात उसको लेबर पेन उठा। तो लेबर पेन में उसको बहुत तकलीफ हो रही थी। तो उसके जो ससुर थे वो डॉक्टर को बुलाने के लिए गए, मतलब कि आपको बुलाने के लिए आपके घर गए, लेकिन आप अपने घर पे नहीं थे, आप अपने शादी में गए हुए थे। तो आप मिले नहीं, और आप मिले नहीं तो वो औरत जो है डिलीवरी नहीं कर सकी, और डिलीवरी के दौरान ही उसकी और उसके बच्चे की मौत हो गई। और शायद इस वजह से वो आपको अपना दुश्मन समझ रही है, और इसीलिए वो आपके घर में आई थी आपको लेने के लिए, शायद आपसे अपना बदला लेने के लिए। तो तब उनको ये पूरी बात समझ में आई कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ होगा। और डॉक्टर होने के बाद तब उनको यकीन हुआ कि हाँ ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो कहने का मतलब है ना कि जब तक हमारे खुद के साथ नहीं होता, हमें यकीन नहीं होता इन सब चीज़ों का। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि यार ये तो फिल्मों में, कहानियों में है ना, कि उसके साथ हो गया होगा, ऐसा ऐसा नॉर्मल हम होगा। हाँ,
लेकिन जब चीज़ें होती हैं खुद के साथ में तब पता चलता है कि हाँ ये मतलब कितना डरावना होता है। जिसके साथ में हो सा जो डर फील करता है वही बता सकता है कि कितना क्या डर होता है वो। और आई थिंक वो एक्सपीरियंस ना वो इंसान जिंदगी भर नहीं भूलता। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से तो उस रात के बाद वो कभी गए भी नहीं होंगे रात में किसी के साथ में रात में कोई जेन्युइन बंदा भी उनके पास में आया होगा बुलाने के लिए कि भाई आप हमारे साथ चलो। मुझे नहीं लगता वो उसके साथ बाद में गए भी होंगे किसी के साथ में, क्योंकि वो एक ऐसा डर बैठ जाता है दिल में। अच्छा भाई, इन्हीं सब एक्सपीरियंसेस के बीच में, इन्हीं सब स्टोरीज के बीच में आपके साथ पर्सनली कभी कुछ हुआ है? देखो विकास, मैं सच बताऊं तो मेरे साथ हुआ है, बहुत बड़े लेवल तक हुआ है, लेकिन वो कुछ ऐसी पर्सनल चीज़ें हैं जो कि मैं शेयर नहीं कर सकता। अभी पिछले 1-2 साल की बातें हैं तो मैं पब्लिक के सामने नहीं लाना चाहता। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो कि मेरे साथ बचपन में मेरे साथ हुआ था, जब मैं शायद 7th या 8th क्लास में पढ़ता था। तो तब तो ये चीज़ें समझ में नहीं आती थी। अब जब मेरे को इन सब चीज़ों की इतनी नॉलेज हो गई है तो अब समझ में आता है कि उस टाइम पे मेरे साथ क्या हुआ होगा। तो हुआ ऐसा था कि उन दिनों जो है हम नोएडा में रहा करते थे और हम एक नए फ्लैट में गए थे। तो जब हम उस फ्लैट में गए तो हमने केबल लगवा रखा था, उन दिनों तो केबल चलता था और केबल पे रात में हर रात नई नई मूवीज़ लगाता था हमारा केबल वाला। तो मेरी आदत थी रात रात में जागने की। और जो हमारे टीवी रखा था वो एक सेपरेट रूम में रखा हुआ था, जबकि हम जिस कमरे में सोते थे वो एक अलग कमरा था। तो मैं अकेला उस कमरे में बैठ के टीवी देखा करता, रात में नई नई मूवीज़ देखता था। तो होता ये कि शुरू के 2-3 दिन बाद ही, उस घर में शिफ्ट करने के 2-3 दिन बाद ही रात में पायल बजने की आवाज़ आती। घर में जो आंगन होता है, हॉल होता है, उससे। अब 1-2 दिन तो मैंने इग्नोर किया ये सोच के कि भाई शायद आसपास किसी औरत की आवाज़ आती है होगी, या हो सकता है मेरी मम्मी उठी हो बाथरूम जाने के लिए, उनकी पायल की आवाज़ आती हो। लेकिन फिर मैंने नोटिस करा कि यार ये तो किसी भी टाइम आवाज़, ऐसा नहीं था कि कोई पर्टिकुलर टाइम, जैसे कि ज़्यादातर बोलते हैं कि रात के 3 बजे होती हैं। हाँ, 3 बजे नहीं, रात के 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे, 12 बजे, किसी भी टाइम आवाज़ आने लग जाती पायल की, बिल्कुल क्लियर आवाज़, जैसे कि आपके साथ में कोई औरत चल रही है या घुंघरू से बज रहे हैं, इस टाइप की आवाज़। तो हम जितना भी टाइम रहे, हालांकि कुछ दिखा नहीं वहाँ पे, कभी कोई ऐसी भूत आत्मा औरत दिखाई नहीं दी, लेकिन आवाज़ ज़रूर आती थी, बहुत ही क्लियर आवाज़। बाकी कुछ टाइम बाद जो है हम वहाँ पे 5-6 महीने रहे। ऐसा भी नहीं है कि हमारे साथ में उस फ्लैट में कुछ बुरा हुआ था, हमने कई चीज़ें नई भी खरीदी थी। मेरे पापा ने नई साइकिल दी थी हमें, एक स्कूटर भी हमने नया खरीदा था। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हम 6-7 महीने रहे थे वो थोड़ा फ्लैट ऊपर था, किराए पे थे हम। तो कुछ टाइम बाद हमने चेंज कर लिया था वो फ्लैट, मतलब 3री मंजिल पे था, आने जाने में दिक्कत होती थी, लिफ्ट भी नहीं थी, तो हम ज़्यादा टाइम नहीं रहे थे वहाँ पे, हमने चेंज कर लिया था। लेकिन वो आवाज़ ज़रूर आती थी मेरे को। और मज़े की बात देखो, वो आवाज़ सिर्फ मेरे को आती थी घर में, और किसी को नहीं आती थी। मेरी बहन को नहीं आती थी, मम्मी को नहीं आती थी, पापा को नहीं आती थी। आपने कभी ट्राई किया कि जिस दौरान आपको आ रही उसी सेम टाइम पे आपने किसी से पूछा भाई तेरे को भी आ रही है? नहीं, बाकी तो सब सो रहे होते थे ना उस टाइम पे, रात में आती थी आवाज़ तो सब सो रहे होते थे। लेकिन जैसे हॉल से आती थी आवाज़ तो मैं जाके देखता भी था हॉल में कि यार कहाँ से आ रही है आवाज़। और वो पता धोखा नहीं था कानों का, ऐसा नहीं है कि मुझे धोखा होता हो, बिल्कुल पास से आवाज़ आती लगती थी। तो उसके बाद तो फिर आवाज़ आने के बाद तो मैं भी अपना टीवी भी बंद करके सोने चले जाता था, क्योंकि डर जाते थे, मैं भी छोटा ही था उस टाइम पे। तो 6-7 महीने रहे। फिर हमारे बाद में जो फैमिली आई ना हमारे, उनको भी वो आवाज़ सुनाई देती, लेकिन उनको सबको सुनाई देती थी, उनके पूरे परिवार में। पहले तो हमारी फैमिली तो सिर्फ मेरे को सुनाई देती थी। मुझे लगता है मेरे को सिर्फ इसलिए सुनाई देती थी कि बाकी के सब लोग सो रहे होते थे, अगर वो जग रहे होते तो शायद उनको भी सुनाई देती। लेकिन बाद में जो फैमिली आई वो काफ़ी बड़ी फैमिली थी, 6-7 मेंबर्स थे उनके परिवार में, तो उनमें तो सभी को वो आवाज़ सुनाई देती थी। फिर मुझे ठीक से तो याद नहीं, लेकिन शायद उन्होंने किसी बाबा से किसी से कुछ पूछा भी था, तो पता चला था कि वहाँ पे 4-5 औरतों की आत्माएं हैं, जो कि ना सिर्फ उस फ्लैट में बल्कि जो सामने वाला फ्लैट था उसमें भी वो भटकती थी। लेकिन सामने वालों ने कभी ऐसा कुछ बताया नहीं कि उनको आवाज़ सुनाई देती, लेकिन आई एम श्योर उनको भी सुनाई देती होंगी जब ऐसा था। तो इग्नोर करते हैं जस्ट, हाँ, मानते नहीं है कि हाँ, होगा। हाँ, तब तक नहीं मानते जब तक कुछ बुरा नहीं होता। इसके अलावा भाई मैंने ना बहुत सुना है डंकिनी के बारे में, डायन के बारे में, चुड़ैल के बारे में, इन सब से रिलेटेड आपके पास कोई इंसिडेंट आया है कभी?
देखो, डायन की तो मैंने एक स्टोरी बताई, जो आपको पहले वो जीव वाली स्टोरी थी। वो औरत एक डायन थी। मतलब डायन क्या होता है ना, डायन एक मरी हुई औरत नहीं होती, जैसे चुड़ैल तो होती है। कोई औरत बहुत दर्द में मरी हो, तड़प के मरी हो, डिलीवरी देते हुए मरी हो, तो बताते हैं कि ऐसी औरत जो है वो चुड़ैल बन जाती है। मतलब कि चुड़ैल मतलब एक मरी हुई औरत की आत्मा। लेकिन जो डायन होती है वो मरी हुई नहीं होती, वो एक जिंदा औरत होती है, जो कि काला जादू, भूत प्रेत, ये सब इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहती है। उस औरत को हम डायन बोल देते हैं। तो फर्स्ट स्टोरी वाली जो औरत थी वो तो मरी हुई नहीं थी, वो जिंदा औरत थी, तो वो डायन थी औरत अक्सर। और मैं आपको चलो मैं आपको दो स्टोरी सुनाता हूँ। एक मैं डाकिनी की स्टोरी सुनाता हूँ और एक मैं आपको जिन की स्टोरी सुनाता हूँ। फीमेल जिन की स्टोरी। फीमेल जिन की मेरे पास में बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं, जिनमें से एक स्टोरी मैं सुनाता हूँ जो कि अभी कुछ ही महीने पहले मेरे को भेजी थी। तो यूपी में एक जगह पड़ती है इटावा करके। अब जैसे ब्रह्म राक्षस होता है ना, ब्रह्म राक्षस आपको हमेशा हिंदू कल्चर में मिलेगा, हिंदुओं में, क्योंकि ब्राह्मण की आत्मा है, तो मुस्लिम क्रिश्चियंस में तो हो नहीं सकते। उसी तरह जो जिन होते हैं ना, जिन भी आपको मुस्लिम कल्चर में ही मिलेगा, जिन हिंदू कल्चर में नहीं मिलेगा, क्योंकि जिन भी मुसलमानों की तरह मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। तो इसलिए जिन के जो भी केसेस होते हैं 90% केसेस मुस्लिम्स के साथ ही होते हैं। तो ये भी एक मुस्लिम फैमिली थी। तो हुआ ये था कि उस परिवार में एक लड़का रहता था, उसका बड़ा भाई था और उसकी माँ थी लड़के की। उसका जो बड़ा भाई था, उसकी नई नई शादी हुई थी उन दिनों पे, और उसकी शादी जिस लड़की से हुई, उसकी कोई रिश्तेदार थी जिसने मुझे ये स्टोरी भेजी थी। तो शादी हुई, सब कुछ अच्छा चल रहा था इनके घर में। कुछ टाइम बाद उनका प्लान था कि जो छोटा वाला लड़का है कुंवारा, उसकी भी शादी कर देंगे। अब एक बार ऐसा हुआ कि इनके गांव से कोई बारात जा रही थी किसी दूसरी जगह पे। तो वो लड़का, मतलब इनका जो देवर था, वो उस बारात में गया हुआ था। और बारात से वापस आते हुए इनकी बस एक जगह पे रुकी। इनको प्यास वास लगी हुई बारातियों को, तो एक जगह कुआं था, तो वो वहाँ पे इन्होंने बस रोक ली। तो कुछ देर सारे बाराती उतरे और पानी वानी पिया और फिर आके बैठ गए। अब तुक्के की बात ये थी कि वो जो कुआं था वहाँ पे एक फीमेल जिन रहा करती थी, और ये जो लड़का था, जो कुंवारा लड़का था, जवान लड़का था, हट्टा कट्टा था, लंबा सुंदर लड़का था, तो वो किसी तरह इसके ऊपर जो है अट्रैक्ट हो गई, इस लड़के के ऊपर, और इसके साथ लग के इसके घर तक पहुंच गई। अब घर पे पहुंच गई तो अब वो चाहती ये थी, वो इस लड़के से शादी करना चाहती थी, जो जिस लड़के के साथ में लगी थी। तो 2-4 दिन बाद वो इसी के ऊपर आई, लड़के के ऊपर आई, और इसकी माँ से बोली कि उसने बताया इनको कि मैं जिन हूँ और मैं तुम्हारा लड़का मुझे बहुत पसंद है, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, तो तुम आप जो हैं मेरी शादी करवा दो इससे। लेकिन उसकी माँ ने मना कर दिया कि नहीं, हम एक जिन से कैसे शादी के लिए तैयार हो जाए। उसकी माँ ने मना कर दिया। वो बोली ठीक है। फिर 2-4 दिन हुए, उसने कुछ नहीं करा, उसने कुछ बुरा नहीं करा। फिर 2-4 दिन बाद वो फिर से आई उसके ऊपर। फिर से उसने बोला कि आज मैं एक और बार आपसे पास आ रही हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको मार कर अभी अपने साथ लेकर जा सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहती, मैं आपसे आपका बेटा छीनना नहीं चाहती, इसलिए आप राजी राजी तैयार हो जाओ इसकी शादी मेरे साथ करने के लिए। लेकिन उसकी माँ फिर भी नहीं मानी। तो फिर क्या हुआ, फिर एक रात ये सब लोग सो रहे थे अपने घर में, लेकिन जब सुबह इनकी आंख खुली ना, तो इन्होंने देखा कि इनके बेड किसी जंगल में लगे पड़े हैं। मतलब जब आंख खुली तो देखा कि जंगल में है। अब ये किसी तरह फिर वहां से अपने घर पहुंचे। अब जब घर पहुंचे तो वो जिन फिर से इसके उस लड़के के ऊपर आई और उसने बोला कि आज जो मैंने तुमको दिखाया है ये तो एक छोटा सा नमूना है, हो सकता है अगली बार तुम्हारी आंख ऊपर आसमान में खुले, अब आसमान से गिरोगे तो कहाँ जाओगे फिर, तो इसलिए बेहतर होगा कि तुम लोग मान जाओ और मेरी शादी करवा दो इससे। लेकिन वो औरत फिर भी नहीं मानी, उसकी माँ, लड़के की माँ फिर भी नहीं मानी कि नहीं। और वो कहीं इलाज भी नहीं करवा रही थी उस दौरान? ना, इलाज का तो उन्होंने मेरे को ऐसा कुछ नहीं बताया कि इलाज करवाया नहीं करवाया, इसलिए मैं नहीं बता सकता इस बारे में। लेकिन जो है वो फिर भी नहीं माने कि नहीं, शादी नहीं करवाऊंगे हम। तो फिर क्या हुआ, जो बड़ा भाई था उस लड़के का, वो ट्रक ड्राइवर था। तो कुछ दिन बाद एक दिन ट्रक चलाते चलाते उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई लड़के की। तो मौत होने के कुछ दिन बाद जब थोड़ा सा रोना धोना खत्म हुआ, नॉर्मल हुआ घर, तो वो फिर से उस लड़के के ऊपर आई। फिर उसकी माँ से बोला कि तेरे को मिल गया ना मेरी बात ना मानने का नतीजा,
अभी तो तेरा एक ही लड़का गया है, एक ही लड़का खोया है तूने, अगर अब भी तू नहीं मानी तो तू अपना दूसरा लड़का भी खो देगी। तो अब वो फिर जो है औरत, उसकी माँ लड़के की, वो शादी तैयार हो गई कि ठीक है मैं अपना दूसरा लड़का नहीं खोना चाहती, तू मेरे लड़के को कुछ मत करियो, तेरे को जो करना है तुम लोग शादी कर लो। अब जैसे हमारे यहाँ तो होते हैं फेरे वेरे होते हैं, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मुस्लिम्स में ऐसा नहीं होता। मुस्लिम में तो सामने बिठा के कबूले उन्होंने करवाया, अपना दोनों को मियाँ बीवी बना दिया और उनकी शादी हो गई। अब शादी हुई तो वो एक अलग कमरे में रहने लगा अपना लड़का, लेकिन उसने ये फीमेल जिन्न से ये बोला था कि ये बात कभी किसी को मत बताना कि भाई ये लड़के ने कि मेरी शादी इससे हो रखी है किसी जिन से। उन्होंने शादी की कैसे, वो थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ। उन्होंने इस डिटेल्स मेरे को नहीं बताई थी, लेकिन उन्होंने ये बताया था इन दोनों की शादी हो गई। तो मेरे ख्याल से उन्होंने आपस में ही बैठ के ये कबूल कर लिया होगा एक दूसरे को, जैसे हमारे होता है ना प्रॉपर प्रोसीजर होता है, रिचुअल होता है। किसी को नहीं बुलाया होगा। हाँ, वैसे मतलब घर में ही उन दोनों ने आपस में बैठ के कि भाई ठीक है मैं तुमको अपनी बीवी कबूल करता हूँ, उसने बोल दिया होगा मैं तुमको अपना शौहर कबूल करती हूँ, और इस तरीके से उनकी शादी हो गई होगी। तो उसके बाद में फिर वो रहने लगे। अब इनकी फैमिली में तो ये पता थी कि भी इसकी माँ को, लड़के को पता थी कि इसकी शादी हो गई है जिन के साथ, लेकिन आस पड़ोस के मोहल्ले रिश्तेदारों में तो किसी को नहीं पता थी। तो सब के सब जो आस पड़ोस के लोग हैं वो उनसे बोलते कि भाई तुम्हारा लड़का जवान हो रहा है। अब एक ही लड़का बचा था इसके पास में, कोई दूसरा लड़का भी नहीं था, और जो पहले वाला लड़का था उसकी सिर्फ एक लड़की थी, उसका बेटा भी नहीं था कोई। तो सब बोलते कि भाई इसकी शादी क्यों नहीं कर रहे हो, इसकी उम्र ढलने लगी है, उसका बुढ़ापा आने लगा, बाद में रिश्ता भी नहीं मिलेगा और कोई है भी नहीं आगे तुम्हारा जो है परिवार चलाने वाला, तो शादी क्यों नहीं करते। लेकिन शादी कैसे करते, क्योंकि जिन से शादी कर रखी थी। तो फिर इसकी माँ ने, अब ये बताते हैं कि वो फीमेल जिन जब भी आती थी वो उस लड़के की बॉडी पर ही आती थी। तो इन्होंने उसको बुलाया तो वो उस लड़के की बॉडी में आई। तो इसकी माँ ने उससे रिक्वेस्ट करी कि भाई हमें जो है दुनिया भर के लोग ताने देते हैं, सब तरह तरह की बातें करते हैं, हम एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे हमारी, आप हमारी इसकी शादी किसी इंसान से करने दो, ठीक है, लेकिन उससे शादी होने के बाद भी ये आपके साथ भी पति रहेगा, एक दिन आपके साथ रहेगा, एक दिन उसके साथ रहेगा, इस तरीके से आप मान जाओ। तो वो जिन तैयार हो गई शादी कि ठीक है चलो, मैं तुम्हारी मजबूरी समझती हूँ, तुम्हें परेशानी होती है तो तुम इसकी शादी कर दो। तो उन्होंने एक औरत से, एक इंसान से मतलब कि शादी कर दी उसकी, और फिर सब ठीक ठाक चलता रहा। वो जिन थी, उसके साथ जिस कमरे में जिन रहती थी उस कमरे में किसी की एंट्री अलाउड नहीं थी, सिर्फ इसके पति की जिसकी शादी हुई थी और उस बड़े भाई की बेटी की। उसकी भी मेरे ख्याल से एंट्री इसने इसलिए अलाउड कर रखी थी क्योंकि ये एक अच्छी जिन थी, तो इसको शायद इस बात का एक वो था, गिल्ट था कि इसने उसके बाप को मार दिया था ट्रक एक्सीडेंट में, तो इसलिए उसकी एंट्री अलाउड करती थी। और ये बिल्कुल उसको अपनी बेटी की तरह पालती थी, वो जिन उस लड़की को अपनी बेटी की तरह उसने पाला। और कुछ टाइम बाद उसके भी खुद के 2 बच्चे हुए उस लड़के के साथ में, उस जिन के। तो वो ऐसा, और जो उसकी दूसरी बीवी थी ना वो भी नहीं जाती थी उस कमरे में जिस कमरे में वो जिन रहती थी। तो एक रात वो उसके साथ बिताता, एक रात वो उसके साथ बिताता, इकट्ठा नहीं होते थे कभी भी। तो ऐसा चलता रहा। और ये बताते हैं कि पहले तो बहुत गरीब परिवार से थे वो लोग, लेकिन आज की डेट में उनके पास करोड़पति बन चुके हैं, बहुत पैसा आ चुका है उनके पास में, जो कि नेचुरली आना ही था। जिन तो पैसा देते ही हैं, बहुत सारे केसेस होते हैं ऐसे। तो ये था वो केस। हालांकि ये एक जिन की स्टोरी थी, लेकिन एक अच्छे जिन की स्टोरी थी, ये बुरा जिन नहीं था। बुरा जिन तो बहुत बुरा भी कर सकता है, ऐसे भी स्टोरीज हैं, लेकिन ये अच्छी स्टोरी थी। तो कहने का मतलब कि ये सब चीज़ें जो है ना, अट्रैक्शन, शादी वादी, ये सिर्फ इंसानों में नहीं, भूत जिन, इन सब चीज़ों में भी ये सब चीज़ें होती हैं, ये वाली फीलिंग्स होती हैं इन सब चीज़ों में भी। ये लोग भी रिलेशंस को निभाना जानते हैं। हाँ, ये रिलेशंस बनाना चाहते हैं और उनको फिर करते भी हैं, आगे जानते हैं। हम इंसानों से ज़्यादा जो लॉयल्टी होती है रिलेशंस में वो ये रखते हैं। हाँ, सही बात है आपकी। इसके अलावा भाई, हाँ, हम डंकिनी वाली स्टोरी पर, डाकिनी। हाँ जी, डाकिनी की स्टोरी भी मेरे एक व्यूअर ने भेजी थी, जिन्होंने मुझे वो ब्रह्म राक्षस वाली स्टोरी भेजी थी, उन्होंने मुझे डाकिनी वाली स्टोरी भी भेजी थी। मेरे एक व्यूअर हैं अभिनव पांडे। ये वाली स्टोरी है तो इंटरेस्टिंग, आई मीन सुनने में तो इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन ये बहुत ही दर्दनाक स्टोरी है क्योंकि उसमें बहुत सारी मौतें हुई थी। डाकिनी
बेसिकली क्या है, क्या बताऊँ मैं। डाकिनी, कुछ लोग बताते हैं कि चुड़ैल का बहुत बड़ा रूप होती है डाकिनी, कुछ लोग बताते हैं कि माता काली की सेविकाएं होती हैं, तो अगर आ, 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 काली माता की सिद्धि करनी होती है तो उससे पहले डाकिनी की सिद्धि करी जाती है, जिससे कि माता काली की सिद्धि करनी आसान हो जाती है। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली एक लड़का था, 11th-12th क्लास में पढ़ा करता था यूपी में, तो वो इन सब चीज़ों में बिल्कुल नहीं मानता था। पैरानॉर्मल पंडित फैमिली से था, इन सब चीज़ों में कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं मानता। वही नहीं, उसकी फैमिली भी नहीं माना करती थी, पूजा पाठ वगैरह उनके घर में कुछ भी नहीं होता था। तो एक दिन क्या, एक बार मतलब अचानक से क्या हुआ, सब कुछ अच्छा चल रहा था, पापा अच्छा कमा रहे थे, उसका एक छोटा भाई था, मम्मी थे, सब अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे उनके घर में सब बीमार पड़ने लगे। एक बंदा बीमार होता, 4-5 दिन बीमार रहता, दवाई ववाई खाता, ठीक हो जाता, फिर दूसरा बंदा बीमार हो जाता। मतलब कि सब बीमार पड़ रहे थे एक एक करके, लेकिन बीमारी तक भी सब कुछ ठीक था। फिर क्या हुआ, फिर होने लगी मौतें घर में। सबसे पहले इसकी माँ की मौत हुई, इस लड़के की। फिर उसके 15-20 दिन बाद इसके पिताजी की मौत हुई। फिर इसके छोटे भाई की मौत हो गई। मतलब कि 4 ही लोग थे घर पे, जिनमें से 3 मर गए थे। अब ये अकेला लड़का बचा था घर में। तो अब अकेला तो कैसे रहे, 11-12 साल का लड़का। तो इसके जो बड़े पापा थे, इनके ताऊजी, वो उस लड़के को अपने घर ले गए कि भाई चल, तो अब हमारे साथ चल। तब तक किसी को कुछ नहीं पता था कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सबको ये लग रहा था भाई बीमारी से मौत हो गई, सब नेचुरल डेथ हो गई है सबके। लेकिन लड़के को तो पता था, लड़के को पता था क्या हुआ था, उसने बताया नहीं किसी को। अब हुआ ये कि न उस अपने बड़े पापा के घर में जाने के बाद में कुछ दिन तो ये ठीक रहा, और मेरे ख्याल से इसकी जान भी उस टाइम पे इसलिए बच गई थी कि वो अपने वहाँ पे चला गया। अगर ये उसी घर में रहता रहता तो शायद ये भी नहीं बच पाता। लेकिन वहाँ पे ये मरा नहीं, वहाँ पे जाने से जिंदा बचा रहा। लेकिन फिर हुआ क्या कि इसकी भी तबीयत खराब होने लगी धीरे धीरे, ये भी सूखने लगा बहुत बुरी तरह से, मतलब बहुत ज़्यादा पतला हो गया था। तो एक दिन क्या हुआ, इनके घर पे एक बाबा आए बाहर, एक फ़कीर बाबा आए। तो उन्होंने इनको बुलाया घर पे, तो ये लड़का भी उनसे मिलने गया। तो उन्होंने इस लड़के से कहा कि बेटा आप एक काम करो, मैं तुमको एक चीज़ देता हूँ, ये चीज़ रखो तुम। एक झोला सा दिया, एक मतलब उसमें कपड़े में लपेट के कुछ उसको दिया लड़के को। कह रहा है कि ये चीज़ आप तुम अपने घर में रख लो। उसने ले ली, लड़के ने ले ली और अपने घर के अंदर आ गया। अब घर के अंदर आया, इसने वो कपड़ा हटा के देखा तो उसके अंदर एक पंचमुखी रुद्राक्षी माला थी, एक सुंदरकांड की किताब थी, बजरंग बाण की किताब थी, और इन चीज़ों को कैसे फॉलो करना है उसके प्रॉपर जो है वो थे, रूल्स थे, नियम थे सारे। तो जब उसने देखा कि भाई ये सब कुछ है इस कपड़े के अंदर, तो फिर से भाग के गया लड़का बाहर देखने के लिए, भाई कौन है बाबा, उनसे बात तो करूं कि भाई आपने किस लिए दिया है मेरे को। लेकिन तब तक वो बाबा उस लंबी सी गली में से गायब हो चुके थे। तो फिर ये आया, उस दिन के बाद से इसने जो जैसे भी नियमित नियम लिखे हुए थे उस नियमित रूप से वो सारी चीज़ें करना शुरू कर दिया। पहले नहीं मानता था ये बिल्कुल भी उन सब चीज़ों को, लेकिन बाद में इसने वो शुरू कर दिया करना, पूजा पाठ करना, बजरंग बाण वगैरह का पाठ करना। अब करना शुरू करा तो इसकी तबीयत ठीक होने लगी, और 15-20 दिन में बिल्कुल ठीक हो गया। अब ये ठीक तो हो गया, लेकिन इसको तो पता था ना कि क्या हुआ है इसके घर वालों के साथ में। तो एक दिन ये अपने ताऊजी के पास गया, और ताऊजी के पास जाके फूट फूट के रोने लगा। तो इसके ताऊजी ने पूछा, अरे क्या हो गया, ऐसे क्यों रो रहा है। तो इसने अपने ताऊजी को पूरी बात बताई। मतलब पूरी बात इसने तब भी नहीं बताई, तब भी इसने आधी बात बताई, क्योंकि थोड़ी शर्मिंदगी वाली बात थी, इसलिए इसने बताई नहीं। वो मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। इसने उनको बताया कि ताऊजी हुआ ये था कि 1 साल पहले मैं अपने दोस्तों के साथ, पुराने घर में जहाँ रहता था, मैं अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था, जैसे कि लड़के घूमते हैं नॉर्मली। तो हम 4-5 लड़के घूम रहे थे, तो हमें एक पेड़ के नीचे एक मटका रखा दिखाई दिया, और उस मटके के ऊपर एक लाल रंग का कपड़ा बंधा हुआ था, और उसमें कुछ टीके वीके लगे थे, साथ में मिठाइयाँ रखी थी, जैसे कि किसी ने पूजा पाठ करके वहाँ पे वो मटका रखा हो। अब ये लड़का बिल्कुल नहीं मानता था इन सब चीज़ों को, लेकिन इसके दोस्त मानते थे। तो इसके दोस्तों ने इसको बोला, अरे अरे ये रखा हुआ है, हो सकता है किसी का उतारा करके रखा हो, इससे थोड़ा सा दूर हो जाओ, बच के चलो इससे। तो इसने उनका मजाक उड़ाया कि अरे क्या फालतू की चीज़ें, क्यों डरते हो इनसे, क्या है इसमें, मटका है, इसमें कोई भूत वूत नहीं है, इससे क्या डरना। तो उनके दोस्तों ने इससे बोला, अच्छा ऐसी बात है, अगर तू बिल्कुल नहीं डरता ना तो एक काम कर, इसको तोड़ के दिखा मटके को। हाँ, इसको चैलेंज किया।
तो उसने क्या किया, उस पर लाते मार मार के उस मटके को तोड़ दिया, और लाते मारते हुए ये बोल रहा था कि अच्छा तू भूत है, तेरे में कौन सा भूत है, आ दिखा मेरे को कौन सा भूत है तेरे अंदर, चैलेंज कर रहा है उस भूत के अंदर, भूत को। और इसके बाद ये अपने घर चला गया, कुछ भी नहीं हुआ इसके साथ में। लेकिन उस रात से ही इसको अपने घर के बाहर एक काली परछाई खड़ी दिखाई देने लगी। वो यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि वो परछाई इनके घर के अंदर नहीं आती थी, घर के बाहर ही खड़ी होती थी, लेकिन दिखती रोज थी। तो 4-5 दिन इसको वो परछाई दिखाई दी। परछाई तक भी सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर इसको एक औरत दिखाई देने लग गई। डरावनी औरत नहीं, बहुत ही सुंदर औरत, लेकिन सुंदर होने के बावजूद ये बताते हैं कि वो एक अजीब सा डरावनापन था उसके अंदर। सुंदर तो थी, लेकिन उसको देख के डर वाली फीलिंग आती थी। कभी वो रात में इनको अपने आंगन में चलती हुई दिखाई देती, कभी वो ऊपर इनको छत की बाउंड्री के ऊपर चलती दिखाई देती। बहुत सुंदर औरत, और उसने माथे पे बड़ा सा टीका लगा रखा होता था, और उसके एक हाथ में खोपड़ी होती थी, इंसानी खोपड़ी, और उससे वो ऐसे करके पी रही होती थी। इस लड़के को देख के हंसती और ऐसे पीती। लेकिन इसने बताया नहीं है कभी अपने किसी घर वाले को। अब वहां तक भी बिल्कुल सब कुछ ठीक था, क्योंकि दिखती थी, किसी को कुछ करती तो थी नहीं। लेकिन फिर इनके घर में होने लगी मौतें। सबसे पहले इनकी मम्मी की डेथ हुई, अचानक से खून की उल्टी आई और उनकी डेथ हो गई। फिर उसके कुछ दिन बाद एक चीज़ और, जब इनकी मम्मी की डेथ हुई उससे कुछ दिन पहले जो उनको घर के बाहर परछाई खड़ी दिखाई देती थी ना, वो दिखाई देना बंद हो गई थी। वो परछाई कुछ दिन तो दिखी, लेकिन फिर बंद हो गई। नहीं, डेथ से पहले ही बंद हो गई थी वो। लेकिन वो औरत वो इनको दिखाई देने लग गई थी। तो मम्मी की डेथ हुई, फिर कुछ टाइम बाद पापा की भी सेम उसी तरीके से अचानक से खून की उल्टी आई, डेथ हो गई। फिर उनका छोटा भाई भी वही खून की उल्टी आई और डेथ हो गई। तो जब इनके ताऊजी ने इसके मुंह से ये बात सुनी, तो वो तो अपना माथा पकड़ के बैठ गए कि तूने इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी, इतनी बड़ी गलती कर दी, और तूने किसी को बताया भी नहीं। अब वहां तक भी सब लोग ये सोच रहे थे, इसके ताऊजी भी यही सोच रहे थे कि इसने मटके को लात मारी, वहां से कोई चीज इनके पीछे लग गई और उसने इन चीजों को मार दिया। तब भी इनको पता नहीं था कि सारी चीजें असल में हुआ क्या था यहाँ पे। और ये लड़का बता नहीं सकता था, क्योंकि इसने कुछ काम ऐसे करे थे, वो अभी आगे खुलेंगे इसने क्या क्या करा था। तो फिर कुछ दिन बाद ना, अब ताऊ जी के घर में भी इसको वो औरत दिखाई देने लग गई। कुछ दिन तो नहीं दिखी, लेकिन फिर बाद में इसको वहाँ भी औरत दिखाई देने लग गई वो। और कई बार तो ये बताते हैं कि वो रात में आँख खुलती तो उसकी छाती के ऊपर कूद रही होती थी वो औरत। छाती के ऊपर कूदती, लेकिन उसको कोई फिजिकली नुकसान नहीं पहुँचता, क्योंकि मारने के लिए नहीं आती। मारने के लिए आती तो कूदने की जरूरत नहीं थी उसको, वो सिर्फ इसको डराने के लिए मेरे ख्याल से आती होगी इसके पास में, या शायद इसके साथ खेलने के लिए, जैसे एक शेर अपने शिकार के साथ खेलता है ना, इस तरीके से। फिर क्या हुआ, कुछ दिन बाद एक वही वाले फकीर बाबा जो कुछ दिन पहले इसके पास आए थे, जिन्होंने वो किताब दी थी, वही इनके घर पे आए। तो इसने उन बाबा को देखा, तो देखते ही पहचान लिया कि अरे आप तो वही बाबा जिन्होंने वो किताब दी थी। तो उन्होंने बोला हाँ मैं वही हूँ। तो इन्होंने इनकी जो वो थी ताई, उनसे बोला कि भाई आपका जो घर है वो अशुद्ध है, ये घर स्वच्छ नहीं है, आप एक काम करवाओ, इसमें हवन करवाओ, और आप एक बाबा से जाकर मिलो। उन्होंने एक आश्रम का पता दिया है इनको। तो ये लोग गए उस आश्रम में। तो उस आश्रम में एक कमरे के अंदर घुसे, तो धूल में लिपटा हुआ एक अघोरी बाबा बैठा हुआ था उस कमरे के अंदर, आंखें बंद करके अपना ध्यान में। और आंखें बंद करे ही उसने जैसे ही घुसे, तो उन्होंने उनसे बोला कि तुम लोगों ने आने में बहुत देर कर दी, अगर समय से आए होते तो हो सकता है वो लोग जिंदा बच जाते। जबकि बाबा ने देखा भी नहीं अपनी आंखें खोल के। तो जब इन्होंने उस बाबा के मुंह से ये बात सुनी, तो उनको सारी बात बता दी कि भी कैसे हमारे लड़के ने मटका तोड़ा था, और उसके बाद से शायद वो मटके का भूत हमारे घर में आ गया और उसने जो है इसके पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। तो बाबा इनसे बोले कि तुम्हें क्या लगता है उस एक तुच्छ भूत में इतनी ताकत थी कि वो 3-3 इंसानों की जान ले सके? वो कह रहे कि नहीं, ये उस भूत का काम नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ पूरी बात क्या थी। फिर उन्होंने उस लड़के से पूछा कि तू बता, उस शाम को जब तूने लात मारी थी तूने और क्या करा था? तो वो लड़का रोते रोते बोला कि बाबा जी, जब मैंने उसको लात मारी मटके को और कुछ भी नहीं हुआ, तो मेरे दोस्तों को ये लगा
कि भाई उनका मजाक बन रहा है, क्योंकि मैंने उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। तो मेरे एक दोस्त ने मेरे को एक मंत्र पढ़ने को दिया। उसने बोला कि तू एक काम कर, तू ये मंत्र 108 बार पढ़ के दिखा दे। और वो मंत्र था डाकिनी सिद्धि मंत्र। तो इसने 108 बार तो नहीं पढ़ा वो मंत्र, इसने मुश्किल से 20-25 बार पढ़ा होगा। और डाकिनी को सिद्ध करना इतना आसान भी नहीं है, डाकिनी सिद्धि बहुत मुश्किल होती है। लेकिन ना जाने कैसे क्या हुआ, इसने 15-20 बार वो मंत्र पढ़ा, तो जो डाकिनी थी उसको इसकी गंध मिल गई और उसकी खुशबू का पीछा करते करते वहीं से ही वो इसके घर पे पहुंच गई। फिर बाबा ने बताया कि वो जो वो साया जो खड़ा दिखाई देती थी, परछाई घर के बाहर दिखाई देती थी, वो उस मटके वाला भूत था जो मटके से तुम्हारे इसके पीछे लगा था। लेकिन वो डर के मारे अंदर नहीं आ पाता था, तो घर के अंदर डाकिनी बैठी हुई थी। डाकिनी तो उसको खा जाती तुरंत, डाकिनी से तो बहुत कमजोर था वो भूत। बाबा ने भी ये बोला कि बहुत हैरानी की बात है कि वो डाकिनी तेरे पीछे कैसे लग गई। शायद उसकी कुंडली में कुछ ऐसा था कि थोड़े से मंत्र पढ़ने से उस डाकिनी को उसकी खुशबू मिल गई और वो जो है उसके पीछे लग गई। ये बाबा को भी बड़ी हैरानी हुई इस बात पे। फिर बाबा ने बोला कि बात अभी भी अधूरी है, तूने अभी भी पूरी बात नहीं बताई, अब तू अपने घर वालों के पास सामने पूरी बात बता कि बात क्या हुई। फिर उस लड़के ने जो है सर झुका के शर्मिंदगी से उनको बताया कि जो औरत मेरे को घर में दिखाई देती थी वो बहुत सुंदर औरत थी, और वो जो है बीच बीच में मेरे पास आती थी रात में और मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाती थी, और मुझे इसमें अच्छा लगता था, इसलिए मैंने किसी को कुछ बताया नहीं। तब उस बाबा ने बोला उसको कि अरे बेवकूफ़, वो तेरे साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाती थी, वो तेरे साथ सौदा करती थी तेरे घर वालों की ज़िंदगी का। जब उसने पहली बार तेरे से फिजिकल रिलेशन बनाया, तब उसने सबसे पहले बलि ली उस भूत की जो बाहर खड़ा होता था। फिर दूसरी बार जब उसने रिलेशन बनाया, तब उसने तेरी माँ की बलि ली। तीसरी बार उसने तेरे बाप की बलि ली, और चौथी बार उसने तेरे भाई की बलि ली। वो तेरे साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बना रही थी, वो तेरे साथ सौदा कर रही थी उनकी जान लेने का। अब ये सुन के ये फिर बुरी तरह रोने लगे। तो फिर इन्होंने पूछा उस बाबा से कि बाबा अब हम क्या करें, कैसे उससे बचें। तो बाबा ने बोला कि तुम एक काम करो, वो जो सुंदरकांड वगैरह का पाठ कर रहे हो वो सब करते रहो, मैं कोशिश करूंगा उसको रोकने की, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है उस डाकिनी को रोकना, क्योंकि एक छोटी सी भी अगर मुझसे गलती हुई तो मेरे जितने भी मैंने सिद्ध करके भूत अपने पास इकट्ठा करे उन सब भूतों को खा जाएगी एक ही बार में। तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर तेरे को अपनी जान बचानी है तो तेरे को एक काम करना है अपनी पूरी ज़िंदगी, तेरे को कभी शादी नहीं करनी, पूरी उम्र तेरे को ब्रह्मचारी बन के रहना है, तेरे को कभी किसी औरत के पास नहीं जाना। अगर तूने ज़िंदगी में कभी किसी औरत से रिलेशन बनाए तो वो डाकिनी फिर से आ जाएगी और इस बार तेरे को वो छोड़ेगी नहीं, क्योंकि अगला नंबर तेरा ही है। तो ये वहाँ से आ गए और फिर जो है इन्होंने शादी नहीं करी। लेकिन फिर ये बता दें कि कुछ टाइम बाद एक इनका कोई बहुत ही बड़ा तांत्रिक मिला जिसने उस डाकिनी को पकड़ लिया, और इनके ताऊजी के घर में ही एक पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर उस डाकिनी को स्थापित कर दिया। और जो डाकिनी इनके घर वालों की जान लेती थी, आज वही इनकी रक्षा भी करती है, वही डाकिनी। तो कहने का मतलब कि जब तक नहीं मानो तब तक नहीं मानो, लेकिन ये छोटी छोटी गलतियां क्या पता कितना भारी भी पड़ सकती हैं। जी भाई मैंने ना काफ़ी ऐसे इंसिडेंट सुने हैं अपने पॉडकास्ट जर्नी में, लेकिन आपकी स्टोरी ना थोड़ी सी अलग है, और इनकी जो एंडिंग है ना काइंड ऑफ हैप्पी एंडिंग्स हैं। मतलब कि बाद में कुछ ऐसा सॉल्यूशन हर केस का निकल गया, कोई ऐसा केस नहीं आया जिसमें सॉल्यूशन ना मिला हो, लगभग के सॉल्यूशन निकल गया, और आखिर में वही जो भूत है प्रेत है जो भी है उन्होंने उन फैमिली की मदद ही की किसी न किसी तरीके से। भाई सच बताऊं काफ़ी मज़ा आया आपके साथ इस पॉडकास्ट में, काफ़ी नई चीज़ें जानने को मिले, नए नए इंसिडेंट्स जानने को मिले। और ये इंसिडेंट्स ना ऐसे हैं जिनके कैरेक्टर्स जो है ना, उन कैरेक्टर्स को ना हम अपने आसपास देख सकते हैं, हर किसी मतलब रिलेट कर सकते हैं। बहुत ही मैं कहूँगा कि रियल इंसिडेंट्स हैं, और बहुत ही बेसिक आपने बताया है इन सब चीज़ों के बारे में, और आई थिंक बेसिक ही इम्पोर्टेंट होता है। हाँ विकास, देखो जैसे मैंने पहले बताया कि ये चीज़ें होती हैं, बिल्कुल होती हैं, और पता नहीं किस किस तरह की चीज़ें होती हैं, और हम तब तक बिलीव नहीं करते जब तक कि हमारे साथ नहीं होता। एक बार हो जाता है तो हर किसी को यकीन आ जाता है फिर इन चीज़ों पे। जी भाई,
प्रवीण भाई, आपने मुझे बताया था ऑफ कैमरा कि आप ना आपने जब स्टार्ट किया था अपना जो यूट्यूब कैरियर है, तो यूट्यूब करियर की स्टार्टिंग में ना आपने ना जो वेस्टर्न जो स्टोरीज हैं या फिर आउटसाइड ऑफ इंडिया, इंडिया से बाहर की जो स्टोरीज है ना, उनके ऊपर आप ज़्यादा काम करते थे। तो मैं चाहूँगा अपनी ऑडियंस से कि अगर उनको ये पॉडकास्ट पसंद आया है, स्टोरीज पसंद आई हैं, इंसिडेंट्स पसंद आए हैं, रिलेट करते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताएं। और हमें ये भी बताएं प्रवीण भाई के साथ में जो हम अगला पॉडकास्ट डेफिनेटली करने वाले हैं, उसमें क्या हम इंडिया से बाहर की जो स्टोरीज़ है, जो इंसिडेंट्स हैं, उनको हम इंक्लूड करें। क्या हम जो अदर जो टॉपिक्स होते हैं हॉरर कैटेगरी में, जो कि भूतों से शायद रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी हॉरर हैं, उन टॉपिक्स को हम अगले आने वाले पॉडकास्ट में इंक्लूड करें। प्रवीण भाई हैं, इनका खुद का एक चैनल है हॉरर स्टोरीज़, वहाँ पे अवेलेबल हैं, आप जा सकते हैं। चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप ज़रूर जाके भाई को फॉलो करें, वहाँ पे इनकी वीडियोस को देखें। एंड डेफिनेटली भाई, प्रवीण भाई, मैं आपसे चाहूँगा कि आप भी हमें सपोर्ट करें, हम आते रहें, हमारी ऑडियंस के लिए नई स्टोरीज़ लाते रहें और इनको थ्रिल देते रहें भाई। थैंक यू विकास, थैंक यू अपने शो पर मुझे बुलाने के लिए। और दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आई हों तो आप विकास के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में मेरे चैनल पर भी विज़िट करें। आपको मेरे चैनल पर बहुत अच्छी मज़ेदार स्टोरीज सुनने को मिलेंगी, ना सिर्फ इंडिया से बल्कि दुनिया भर से। और मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने पहले बताया कि भूत प्रेतों के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी तक इंडियन ऑडियंस के सामने नहीं आई हैं, जो कि इन चीज़ों से कहीं ज़्यादा मज़ेदार हैं। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट, ये वीडियो पसंद आया हो तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उन सब चीज़ों के बारे में बताऊं जो कि इन चीज़ों से कहीं ज़्यादा थ्रिलिंग आपको लगेंगी, आई एम श्योर। और विकास, अपने शो पर बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी भाई, थैंक यू सो मच प्रवीण भाई, जल्द मिलते हैं नए कंटेंट के साथ में। थैंक यू। जी भाई।